हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी घोस्ट स्टोरीज में। यहाँ आपको मिलती हैं वो डरावनी और अजीब कहानियाँ जो शायद आपको कहीं और कभी सुनने को ना मिले। मैं हूँ आपका दोस्त कालदेव। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे हमें भेजा है अरुण जी ने। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये हादसा उन्हीं के साथ हुआ था। अरुण जी बताते हैं ये बात लगभग 20 साल पुरानी है, जब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। उनकी नई नई रेलवे में नौकरी लगी थी और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। क्वार्टर तो मिला था, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने एक रेलवे स्टेशन के पास किराए पर एक घर ले लिया। जैसे ही वो घर में पहुंचे और ताला खोलने लगे, आसपास के लोग कानों में फुसफुसाने लगे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो लोग बोले, बेटा ये कमरा भूत प्रेत का है। जो भी यहाँ रुका ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कोई पागल हो गया तो कोई गायब। लेकिन अरुण जी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक ऐसी भूल जिसे वह आज तक नहीं भूल पाए, क्योंकि जब भी वो उस रात को याद करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अरुण जी ने ये कहानी हमें ईमेल के जरिए भेजी है। अगर आपके पास भी कोई डरावनी घटना है तो आप हमें लिखकर या वॉइस नोट भेज सकते हैं desighoststories@gmail.com पर। इस कहानी को और ज़्यादा रोचक और डरावना बनाने के लिए थोड़े बदलाव किए गए हैं ताकि आप उस डर को महसूस कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली, रात का शहर हल्की हल्की पीली रोशनी में डूबा हुआ। सड़कें भीगी हुई थी, जैसे शाम को बारिश होकर थमी हो। हवा में मिट्टी और सीलन की मिलीजुली गंध थी। बिजली के खंभों पर लगी ट्यूबलाइटें टिमटिमा रही थी और बीच बीच में कोई भटकी हुई भौरें जैसी आवाज करती मोटर बाइक गुजर जाती। अरुण अपने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। पूरे दिन रेलवे के दफ्तर में आज न्यू ज्वाइनिंग और भागदौड़ के बाद अब सिर्फ एक जगह चाहिए थी जहां वो सिर रखकर चैन से सो सके। उसके पीछे पीछे रिक्शे वाला चल रहा था, जिसमें उसका सूटकेस रखा था। गली धीरे धीरे तंग होती जा रही थी। रेलवे क्वार्टर्स पुराने, कुछ खंडहर नुमा और दीवारों पर काई जमी हुई। बीच बीच में नालियों से आती गंदी बदबू हवा में मिल रही थी। रिक्शे वाले ने इशारा किया, साहब बस यही, वो लाल दरवाजे वाला, आपका रेलवे क्वार्टर्स यही है। अरुण ने नजर उठाई और रेलवे क्वार्टर्स की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन जो भी उसने देखा कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने खुद से कहा, शायद सुबह कोई और घर देख लूं, यहां तो नहीं रह सकता। फिर उसने रिक्शे वाले से कहा, कल मुझे एक अच्छा सा घर दिखाना। रिक्शे वाला हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है साहब, कल आ जाता हूं मैं। अगली सुबह सूरज की हल्की धूप के बीच रिक्शे वाला समय पर आ गया। अरुण ने जल्दी से अपना सामान उठाया, लेकिन दिल में अजीब सा घबराहट का एहसास हो रहा था। वे दोनों चलते हैं और जब थोड़ी दूर पहुंचे, रिक्शे वाले ने धीमे से इशारा किया, साहब यही वही घर है। अरुण ने घर की ओर देखा। घर पुराना, थोड़ा सुनसान और कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। घर एक छोटी सी बस्ती में था, लेकिन उसे ये पसंद आया। कम से कम रेलवे क्वार्टर से तो अच्छा था। सामने एक 2 मंजिला पुराना घर खड़ा था। ऊपर बालकनी की रेलिंग पर जंग का रंग जम चुका था और खिड़कियों से झूलते पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें अपने हाथों से छू रहा हो। घर के बाहर हल्की सी ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी में दर्जनों कीड़े मक्खियां अजीब तरह से मंडरा रही थीं। रिक्शे वाले ने पैसे लिए और कहीं चला गया।
जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, आसपास की बस्ती के लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। उनकी आवाज़ें कानों में कुछ कहते हुए गूंज रही थीं, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उस फुसफुसाहट में एक अजीब सा डर और सन्नाटा भर गया, जैसे कोई अदृश्य नज़रें मुझे देख रही हों। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? तो लोग बोले, बेटा ये घर भूत प्रेत का है। जो भी यहाँ रुका ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। कोई पागल हो गया तो कोई गायब। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप घर का बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा धक्का देकर खोलने लगा। पुरानी लकड़ी की चर्र आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी, जैसे कोई पुरानी आत्मा मेरे कदमों का स्वागत कर रही हो। भीतर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ये हवा इतनी अचानक और ठंडी थी कि मेरी रूह तक सिहर उठी। घर बड़ा था, लेकिन दीवारों पर हल्की हल्की दरारें और सीलन के काले धब्बे उभरे हुए थे, जो अंधेरे में और भी भयावह लग रहे थे। हर कोना एक अजीब सी उदासी और रहस्य समेटे हुए था, जैसे घर अपने अतीत की कहानी मेरे सामने खोलना चाहता हो। अरुण ने धीरे धीरे घर का जायजा लिया। एक कोने में लोहे का पुराना पलंग रखा था, जिस पर गद्दा धंसा हुआ और पीला पड़ चुका था। पास ही एक छोटी सी लकड़ी की मेज, जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। दीवार के ऊपर लगी पुरानी पंखे जंग खाई हुई। लेकिन सबसे अजीब था कमरे का सन्नाटा। बाहर की गली में कभी कभार कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन कमरे के भीतर इतनी गहरी खामोशी थी कि अरुण को अपने ही सांसों की आवाज़ अजीब सी लग रही थी। घर देखकर उसने खुद को समझाया, चलो ठीक ही है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। उसने अपना सूटकेस एक कोने में रखा और खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की का शीशा धुंधला था, जैसे महीनों से किसी ने पोंछा ना हो। उसने हथेली से कांच साफ करने की कोशिश की। बाहर अंधेरे में सिर्फ मकान की दीवारें और पास का सूना पेड़ दिखा। पेड़ की टहनियों पर सूखे पत्ते हवा में हिल रहे थे, और अजीब बात यह थी कि अरुण को लगा कि मानो टहनियों की छाया खिड़की पर किसी आकृति जैसी बन रही हो। उसने आंखें मलकर देखा, छाया गायब थी। थोड़ी देर बाद मकान मालिक एक दुबली पतली औरत आई। उसकी उम्र 50 के करीब होगी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सी नमी और गले में पुराना स्कार्फ लटक रहा था। उसने सूखे स्वर में कहा, रहना है तो किराया पहले दे दीजिए, बाकी कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अरुण थोड़ी झिझक में आया, फिर बोला, मैडम घर में सब ठीक तो है ना? औरत ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर अचानक नजरें झुका ली। ठीक ही है, जैसे आपको लगे। उसकी आवाज में कोई ठंडापन था, जैसे वो जानबूझकर कुछ छुपा रही हो। अरुण ने ज्यादा सवाल करना सही नहीं समझा। पैसे दिए और चाबी ले ली। रात को जब अरुण ने बत्ती बंद की और बिस्तर पर लेटा, तो खिड़की से हल्की ठंडी हवा भीतर आने लगी। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद दूर थी। सन्नाटा इतना गहरा कि हर छोटी सी आवाज साफ सुनाई देती। और तभी कानों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, मानो कोई बहुत करीब आकर बेहद धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। अरुण ने तुरंत आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ पंखे की धीमी घरर आवाज और बाहर से आती झिंगुरों की टरटर। उसने खुद को समझाया, शायद दिमाग का वहम है, नई जगह है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर वही फुसफुसाहट, इस बार थोड़ी तेज, जैसे कोई नाम ले रहा हो। रू न। अरुण के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने झटके से खिड़की की तरफ देखा। खिड़की का शीशा धुंधला था, लेकिन इस बार उस पर अंदर से किसी हथेली का गीला सा निशान बना हुआ था। खिड़की के पास खड़ा अरुण हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे कांच पर चिपकाए निशान के बाहर की तरफ निहारता रहा। वो निशान पूरी तरह साफ नहीं था, जैसे किसी ने भीगे हाथ से छुआ हो और फिर धीरे धीरे सूख कर कांच में घुस गया हो। उंगलियों के बीच के फुर्सत बंद किनारों में एक अजीब सा गहरा रंग जमा था, हल्की सी काली परत, जैसे किसी ने रुई से रगड़ दी हो। अरुण ने अपनी हथेली निकाली और अपने हाथ को अपनी छाती पर रखा। दिल तेज धड़क रहा था। कमरे में पंखा धीमी सी खटखट करता रहा। जोर से सांस लेने पर भी आवाज कमरे को नहीं तोड़ रही थी। सन्नाटा फिर घना हो गया। उसने अपने आप से कहा, यह कोई दिमाग की बात है, नई जगह, थकान।
पर आवाजें, वे फुसफुसाहट उसके कानों के पीछे अभी भी होठों पर कपकपा रही थीं। वो शीशे से अपनी उंगली से धीरे से छूने लगा। कांच ठंडा था, पर जहां निशान था वहां एक अलग तरह की नमी थी, ठंडी और हल्की सी नमक जैसी चीज की गंध। अरुण ने अपने कपड़े से उसे पोंछने की कोशिश की। निशान नीचे की तरफ फैल गया, पर जैसे उसने चिकना काला धब्बा छोड़ा और फिर धीरे धीरे उसी आकार में दोबारा उभर आया, केवल थोड़ी बदली हुई पर सटीक वही हथेली का काका। उसके गले में एक अजीब ठंडक सी उतर आई। उसने खिड़की के बाहर देखा, गली सुनसान थी। पेड़ की टहनियां छाया बनाकर दीवार पर पड़ रही थीं, पर उस छाया के किनारे कुछ अजीब टेंशन थी, मानो किसी ने अचानक से सांस रोकी हो। अरुण ने खिड़की के बाहर हाथ फैलाकर कुछ नहीं पाया। एकदम नीचे की ओर झांक कर देखा तो आंगन में भी कोई नहीं था। उसने पलंग पर बैठकर अपने मोबाइल की रोशनी जलाई। एक छोटा सा नोट पड़ा था मेज पर, धूल में दबा हुआ। उसने उसे उठा लिया। नोट फटा पुराना था, उस पर किसी ने हल्की सी दबे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, पर अक्षर धुंधले के बीच में एक शब्द साफ दिखा, अरुण चला जा यहां से। अरुण का पसीना छूट गया। ये संकेत नहीं या कोई शरारत। उसने नोट को झटकते हुए झाड़ दिया, पर धूल के नीचे कुछ और भी निकला। एक छोटी टूटी हुई फोटो, किनारे से जली हुई, पर कटे फटे चेहरे की रेखाएं नजर आ रही थी। तस्वीर में कोई औरत मुस्कुरा रही थी। मुस्कान कुछ ज्यादा ही धीमी और खाली लगी। सुबह का सूरज आने तक अरुण आंखें बंद कर झूठा आराम करने की कोशिश करता रहा, पर दिन के उजाले में भी मन चैन से नहीं बैठा। उसने बस्ती में जाने का फैसला किया। किसी से बात कर ले, पता कर ले कि इस मकान में क्या चीजें चलती हैं। दरवाजा खोला तो सीढ़ियों की मंजिल पर हल्की खुशबू थी, अगरबत्ती या कपूर की तरह, और साथ में गीली मिट्टी की गंध। नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी पीठ गोल थी, कपड़े साफ पर पुराने और आंखों में टूटी सी सावधानी। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, भैया सुनिए। कल रात उसका वाक्य खत्म नहीं हुआ क्योंकि बूढ़े आदमी की निगाह खिड़की की तरफ झुक गई। उसने धीरे से कहा, यही घर है? अरुण ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हाँ, लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते यहाँ। क्यों? अरुण ने पूछा, आवाज जितनी संभव थी उतनी सामान्य करके। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर बहुत कम आवाज में बोला, किसी किसी चीज को रहना पसंद नहीं होता। उसकी आवाज में पक्की खबर और डर की तह थी। अल्फाज छोटे पर कठोर थे। अरुण ने रिपोर्ट जैसा टोन अपनाते हुए पूछा, पिछले किराएदार कौन थे? किसी ने कुछ कहा समझा? किसी ने कहा, समझा दिया और भाग गया। बूढ़े आदमी ने कहा, एक लड़की थी, पसीना छोड़ते छोड़ते चली गई। किसी ने दूसरे दिन देखा, सामान आधा पड़ा और दिया लिए कि खिड़की खुली थी, पर कोई बाहर नहीं दिखा। फिर अगले ने आकर पूछा, वही बात, घर रिक्त हो गया। अरुण की ठुड्डी कठोर हो गई। यह वही बिंदु था जहां घर का पुराना किस्सा उसके सामने खोल रहा था, वही बात जो रिक्शे वाले ने बीच में छोड़ दी थी। दिन ढलते ढलते अरुण ने दुकान से मिट्टी, पानी और साबुन लाकर कांच को सचमुच साफ करना चाहा। उसने गुनगुना पानी, साबुन और उसकी पुरानी टी शर्ट ली। स्नान गट्ठी में पानी की ठंडी धार जैसी आवाजें कमरे में गूंजने लगी, पर जितना जोर से उसने रगड़ा, निशान उतना ही पीछे से झलकता रहा, जैसे कांच के भीतर कोई चीज अपनी जगह बदल रही हो। वह हाथ की रेखाएं, उंगलियों के बीच की छोटी छोटी लकीरें सब उभरकर गहरी लगने लगी। रात होते ही घर का कमरा और भी छोटा लगने लगा। पंखा थम गया। अरुण ने बत्ती जलाई और पलंग पर बैठकर अपने पैर जमीन पर टिकाए। उसके कानों के पास अब वही फुसफुसाहट दोहराने लगी, पर इस बार उसे यह महसूस हुआ कि आवाज कमरे के दायरे में नहीं फुसफुसा रही, बल्कि उसकी गर्दन के पास, बिल्कुल कान के पास कुछ बोला जा रहा है। किसी ने उसके नाम की आधी ध्वनि पूरी की, और फिर किसी ने लंबी सांस ली। उसने बत्ती से कांच की तरफ देखा। उस हथेली के निशान में अब एक बदलाव था, जैसे किसी ने उंगली की नोक से कांच पर एक छेद जैसे घुमाया हो। उंगलियां एक एक कर हल्की मचल गई थीं
और तभी उसने देखा निशान की उंगलियों के टिप्स पर कुछ सूक्ष्म सी लकीरें थीं, लाल भूरे रंग की। छोटे छोटे दाग जैसे किसी ने उंगली दबाई हो और खून की बूंद थोड़ी सी सूखी हो। अरुण की सांस अटक गई। वो उठकर पलंग के नीचे झांका, कुछ भी नहीं। उसने मेज के ऊपर रखी फोटो निकाली, वही टूटी फटी तस्वीर। उसकी दिल की धड़कन तेज हुई। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं था, पर उसके हाथ जब फोटो को पलटने लगे तो कुछ गंध उठी, जैसे किसी ने बहुत पुरानी जाकर मसाले या बेकार चंदन की गंध भरी हो। रात के ठीक बीच में जब घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की हवा में अचानक से एक और चीज हुई। खिड़की के शीशे पर उस हथेली के ठीक ऊपर एक और छोटा सा निशान उभर आया, बिल्कुल जैसे कोई औरत के हाथ हो कि ने ऊपर से दबाया हो। वो निशान अरुण की ऊंचाई के नीचे था, कोई बच्चे के कंधे का निशान जैसा। निशान से कांच पर धीरे धीरे बूंदें टपकने लगी, छोटे छोटे बूंदें गिरकर पलंग के पास के फर्श पर गिरी और वहां सूख कर एक अजीब टूटी रेखा बन गई। वो रेखा बिल्कुल पलंग की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई निशान फर्श पर आकर रुक गया हो। अरुण ने पलंग पर चढ़कर फर्श देखा। बूंदों की पक्की स्याही जैसी परत में एक आकृति उभरती हुई दिखी, और जब उसने ध्यान से देखा तो वो आकृति किसी छोटे हाथ की सुंदर सी सिलहूट थी, जिसकी उंगलियां फर्श पर फैली थीं और हथेली में छोटे से दबाव का निशान। अरुण का दिल घबरा गया। उसने एक कदम पीछे हटकर कमर पकड़ ली। फिर कमरे की बत्ती अचानक डिम हो गई, पहले धीमी हुई, फिर एकदम बुझ गई। अंधेरा जैसे गाढ़ा काला कपड़ा कमरे पर फैल गया, और उसी अंधेरे में उस सूखी हुई फोटो की तरफ से एक हल्की सी परछाई उठी। आधी आधी सी मुस्कान खिड़की की तरफ मुंह करके झुकी। अरुण ने बत्ती दोबारा चालू करने की कोशिश की, पर स्विच ने क्लिक किया और कुछ नहीं हुआ। पंखा ठिठका हुआ, अंधेरे में दबा सा शोर था, और फिर वही फुसफुसाहट, इस बार साफ आवाज में, मानो किसी ने उसके कान में कहा हो, तुम भी पागल हो जाओगे। अरुण की रीढ़ में कुछ टूटने जैसा एहसास हुआ। उसने पीछे हटकर अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा और रोशनी की। स्क्रीन की ठंडी चमक में सब कुछ अलग दिखाई दिया। कांच पर हथेली का निशान अब सिर्फ कांच पर नहीं रहा। उस रात अरुण बिस्तर पर रो नहीं सका। उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मन में एक ही बात घूम रही थी, क्यों कांच के अंदर से किसी ने हथेली छापी थी, और वो हाथ की छाप किसकी थी। और जैसे ही वो धीरे धीरे अपने मोबाइल की रोशनी अपने चेहरे के पास करता है, स्क्रीन पर उसकी ही परछाई दिखती है, पर एक और हाथ उसकी पीठ पर धीरे दबकर खींचता है। उसने स्पर्श महसूस किया। एक ठंडी उंगली उसकी कमीज के कट से टकराई और उससे निकला एक बहुत हल्का शब्द, चला जा यहां से, तेरे पास आखिरी मौका है। कमरे की घनी अंधियारी में अरुण देर तक उसी शब्द की गूंज सुनता रहा। आवाज इतनी पास से आई थी कि उसे अपनी गर्दन पर किसी के सांस की नमी तक महसूस हुई, पर जब उसने हाथ पिछले जाकर टटोला तो सिर्फ उसकी खुद की धड़कनों का कंपन था। मोबाइल की रोशनी अब भी उसके हाथ में कांप रही थी। स्क्रीन पर उसकी ही परछाई झिलमिला रही थी, लेकिन उस परछाई के पीछे का अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। अरुण ने हिम्मत करके गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, ये वहम है, थकान है, बस कुछ नहीं। उसके शब्द हवा में खो गए। कमरा वैसा ही खामोश था जैसे कोई कान लगाकर उसकी बात सुन रहा हो। पलंग पर लेटते ही उसने आंखें बंद कर ली। बाहर गली में कोई आवारा कुत्ता 2-3 बार भौंका और फिर चुप हो गया। पंखा अब भी धीरे धीरे घूम रहा था, मगर उसके हर चक्कर की घरल आवाज अरुण के दिमाग में और गहरी गूंज पैदा कर रही थी। वह नींद लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार आंख बंद करते ही उसे लगता जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है और अंदर झांक रहा है। उसने करवट बदली। सो जा अरुण, सब दिमाग का खेल है। लेकिन भीतर एक डर, बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा, उसकी सांसों को भारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद मकान मालिक एक दुबली पतली औरत आई। उसकी उम्र 50 के करीब होगी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सी नमी और गले में पुराना स्कार्फ लटक रहा था। उसने सूखे स्वर में कहा, रहना है तो किराया पहले दे दीजिए, बाकी कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अरुण थोड़ी झिझक में आया, फिर बोला, मैडम घर में सब ठीक तो है ना? औरत ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर अचानक नजरें झुका ली। ठीक ही है, जैसे आपको लगे। उसकी आवाज में कोई ठंडापन था, जैसे वो जानबूझकर कुछ छुपा रही हो।
अरुण ने ज्यादा सवाल करना सही नहीं समझा। पैसे दिए और चाबी ले ली। रात को जब अरुण ने बत्ती बंद की और बिस्तर पर लेटा तो खिड़की से हल्की ठंडी हवा भीतर आने लगी। उसने आंखें बंद की लेकिन नींद दूर थी। सन्नाटा इतना गहरा कि हर छोटी सी आवाज साफ सुनाई देती। और तभी कानों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, मानो कोई बहुत करीब आकर बेहद धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। अरुण ने तुरंत आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ पंखे की धीमी घरर आवाज और बाहर से आती झिंगुरों की टरटर। उसने खुद को समझाया, शायद दिमाग का वहम है, नई जगह है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर वही फुसफुसाहट, इस बार थोड़ी तेज, जैसे कोई नाम ले रहा हो। रू न। अरुण के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने झटके से खिड़की की तरफ देखा। खिड़की का शीशा धुंधला था, लेकिन इस बार उस पर अंदर से किसी हथेली का गीला सा निशान बना हुआ था। खिड़की के पास खड़ा अरुण हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे कांच पर चिपकाए निशान के बाहर की तरफ निहारता रहा। वो निशान पूरी तरह साफ नहीं था, जैसे किसी ने भीगे हाथ से छुआ हो और फिर धीरे धीरे सूख कर कांच में घुस गया हो। उंगलियों के बीच के फुर्सतबंद किनारों में एक अजीब सा गहरा रंग जमा था, हल्की सी काली परत, जैसे किसी ने रुई से रगड़ दी हो। अरुण ने अपनी हथेली निकाली और अपने हाथ को अपनी छाती पर रखा। दिल तेज धड़क रहा था। कमरे में पंखा धीमी सी खटखट करता रहा। जोर से सांस लेने पर भी आवाज कमरे को नहीं तोड़ रही थी। सन्नाटा फिर घना हो गया। उसने अपने आप से कहा, यह कोई दिमाग की बात है, नई जगह, थकान। पर आवाजें, वे फुसफुसाहट उसके कानों के पीछे अभी भी होंठों पर कपकपा रही थी। वो शीशे से अपनी उंगली से धीरे से छूने लगा। कांच ठंडा था, पर जहां निशान था वहां एक अलग तरह की नमी थी, ठंडी और हल्की सी नमक जैसी चीज की गंध। अरुण ने अपने कपड़े से उसे पोंछने की कोशिश की। निशान नीचे की तरफ फैल गया, पर जैसे उसने चिकना काला धब्बा छोड़ा और फिर धीरे धीरे उसी आकार में दोबारा उभर आया। केवल थोड़ी बदली हुई, पर सटीक वही हथेली का काका। उसके गले में एक अजीब ठंडक सी उतर आई। उसने खिड़की के बाहर देखा। गली सुनसान थी। पेड़ की टहनियां छाया बनाकर दीवार पर पड़ रही थीं, पर उस छाया के किनारे कुछ अजीब टेंशन थी, मानो किसी ने अचानक से सांस रोकी हो। अरुण ने खिड़की के बाहर हाथ फैलाकर कुछ नहीं पाया। एकदम नीचे की ओर झांक कर देखा तो आंगन में भी कोई नहीं था। उसने पलंग पर बैठकर अपने मोबाइल की रोशनी जलाई। एक छोटा सा नोट पड़ा था मेज पर, धूल में दबा हुआ। उसने उसे उठा लिया। नोट फटा पुराना था। उस पर किसी ने हल्की सी दबे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, पर अक्षर धुंधले के बीच में एक शब्द साफ दिखा, अरुण चला जा यहां से। अरुण का पसीना छूट गया। ये संकेत नहीं या कोई शरारत। उसने नोट को झटकते हुए झाड़ दिया, पर धूल के नीचे कुछ और भी निकला। एक छोटी टूटी हुई फोटो, किनारे से जली हुई, पर कटे फटे चेहरे की रेखाएं नजर आ रही थी। तस्वीर में कोई औरत मुस्कुरा रही थी। मुस्कान कुछ ज्यादा ही धीमी और खाली लगी। सुबह का सूरज आने तक अरुण आंखें बंद कर झूठा आराम करने की कोशिश करता रहा, पर दिन के उजाले में भी मन चैन से नहीं बैठा। उसने बस्ती में जाने का फैसला किया। किसी से बात कर ले, पता कर ले कि इस मकान में क्या चीजें चलती हैं। दरवाजा खोला तो सीढ़ियों की मंजिल पर हल्की खुशबू थी, अगरबत्ती या कपूर की तरह, और साथ में गीली मिट्टी की गंध। नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी पीठ गोल थी, कपड़े साफ पर पुराने और आंखों में टूटी सी सावधानी। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, भैया सुनिए, कल रात। उसका वाक्य खत्म नहीं हुआ क्योंकि बूढ़े आदमी की निगाह खिड़की की तरफ झुक गई। उसने धीरे से कहा, यही घर है? अरुण ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हाँ, लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते यहाँ। क्यों? अरुण ने पूछा, आवाज जितनी संभव थी उतनी सामान्य करके। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर बहुत कम आवाज में बोला, किसी किसी चीज को रहना पसंद नहीं होता। उसकी आवाज में पक्की खबर और डर की तह थी। अल्फाज छोटे पर कठोर थे। अरुण ने रिपोर्ट जैसा टोन अपनाते हुए पूछा, पिछले किराएदार कौन थे? किसी ने कुछ कहा समझा? किसी ने कहा, समझा दिया और भाग गया। बूढ़े आदमी ने कहा,
एक लड़की थी, पसीना छोड़ते छोड़ते चली गई। किसी ने दूसरे दिन देखा, सामान आधा पड़ा और दिया लिए कि खिड़की खुली थी, पर कोई बाहर नहीं दिखा। फिर अगले ने आकर पूछा, वही बात, घर रिक्त हो गया। अरुण की ठुड्डी कठोर हो गई। यह वही बिंदु था जहां घर का पुराना किस्सा उसके सामने खोल रहा था, वही बात जो रिक्शे वाले ने बीच में छोड़ दी थी। दिन ढलते ढलते अरुण ने दुकान से मिट्टी, पानी और साबुन लाकर कांच को सचमुच साफ करना चाहा। उसने गुनगुना पानी, साबुन और उसकी पुरानी टी शर्ट ली। स्नान गट्ठी में पानी की ठंडी धार जैसी आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी, पर जितना जोर से उसने रगड़ा, निशान उतना ही पीछे से झलकता रहा, जैसे कांच के भीतर कोई चीज़ अपनी जगह बदल रही हो। वह हाथ की रेखाएं, उंगलियों के बीच की छोटी छोटी लकीरें सब उभरकर गहरी लगने लगी। रात होते ही घर का कमरा और भी छोटा लगने लगा। पंखा थम गया। अरुण ने बत्ती जलाई और पलंग पर बैठकर अपने पैर जमीन पर टिकाए। उसके कानों के पास अब वही फुसफुसाहट दोहराने लगी, पर इस बार उसे यह महसूस हुआ कि आवाज़ कमरे के दायरे में नहीं फुसफुसा रही, बल्कि उसकी गर्दन के पास, बिल्कुल कान के पास कुछ बोला जा रहा है। किसी ने उसके नाम की आधी ध्वनि पूरी की, और फिर किसी ने लंबी सांस ली। उसने बत्ती से कांच की तरफ देखा। उस हथेली के निशान में अब एक बदलाव था, जैसे किसी ने उंगली की नोक से कांच पर एक छेद जैसे घुमाया हो। उंगलियां एक एक कर हल्की मचल गई थीं, और तभी उसने देखा निशान की उंगलियों के टिप्स पर कुछ सूक्ष्म सी लकीरें थीं, लाल भूरे रंग की। छोटे छोटे दाग जैसे किसी ने उंगली दबाई हो और खून की बूंद थोड़ी सी सूखी हो। अरुण की सांस अटक गई। वो उठकर पलंग के नीचे झांका। कुछ भी नहीं। उसने मेज के ऊपर रखी फोटो निकाली, वही टूटी फटी तस्वीर। उसकी दिल की धड़कन तेज हुई। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं था, पर उसके हाथ जब फोटो को पलटने लगे तो कुछ गंध उठी, जैसे किसी ने बहुत पुरानी जाकर मसाले या बेकार चंदन की गंध भरी हो। रात के ठीक बीच में जब घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की हवा में अचानक से एक और चीज हुई। खिड़की के शीशे पर उस हथेली के ठीक ऊपर एक और छोटा सा निशान उभर आया, बिल्कुल जैसे कोई औरत के हाथ हो कि ने ऊपर से दबाया हो। वो निशान अरुण की ऊंचाई के नीचे था, कोई बच्चे के कंधे का निशान जैसा। निशान से कांच पर धीरे धीरे बूंदें टपकने लगी, छोटे छोटे बूंदें गिरकर पलंग के पास के फर्श पर गिरी और वहां सूख कर एक अजीब टूटी रेखा बन गई। वो रेखा बिल्कुल पलंग की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई निशान फर्श पर आकर रुक गया हो। अरुण ने पलंग पर चढ़कर फर्श देखा। बूंदों की पक्की स्याही जैसी परत में एक आकृति उभरती हुई दिखी, और जब उसने ध्यान से देखा तो वो आकृति किसी छोटे हाथ की सुंदर सी सिलहोट थी, जिसकी उंगलियां फर्श पर फैली थीं और हथेली में छोटे से दबाव का निशान। अरुण का दिल घबरा गया। उसने एक कदम पीछे हटकर कमर पकड़ ली। फिर कमरे की बत्ती अचानक डिम हो गई, पहले धीमी हुई, फिर एकदम बुझ गई। अंधेरा जैसे गाढ़ा काला कपड़ा कमरे पर फैल गया, और उसी अंधेरे में उस सूखी हुई फोटो की तरफ से एक हल्की सी परछाई उठी। आधी आधी सी मुस्कान खिड़की की तरफ मुंह करके झुकी। अरुण ने बत्ती दोबारा चालू करने की कोशिश की, पर स्विच ने क्लिक किया और कुछ नहीं हुआ। पंखा ठिठका हुआ। अंधेरे में दबा सा शोर था, और फिर वही फुसफुसाहट, इस बार साफ आवाज में, मानो किसी ने उसके कान में कहा हो, तुम भी पागल हो जाओगे। अरुण की रीढ़ में कुछ टूटने जैसा एहसास हुआ। उसने पीछे हटकर अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा और रोशनी की। स्क्रीन की ठंडी चमक में सब कुछ अलग दिखाई दिया। कांच पर हथेली का निशान अब सिर्फ कांच पर नहीं रहा। उस रात अरुण बिस्तर पर रो नहीं सका। उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मन में एक ही बात घूम रही थी, क्यों कांच के अंदर से किसी ने हथेली छापी थी, और वो हाथ की छाप किसकी थी। और जैसे ही वो धीरे धीरे अपने मोबाइल की रोशनी अपने चेहरे के पास करता है, स्क्रीन पर उसकी ही परछाई दिखती है, पर एक और हाथ उसकी पीठ पर धीरे दबकर खींचता है। उसने स्पर्श महसूस किया। एक ठंडी उंगली उसकी कमीज के कट से टकराई और उससे निकला एक बहुत हल्का शब्द,
चला जा यहाँ से, तेरे पास आखिरी मौका है। कमरे की घनी अंधियारी में अरुण देर तक उसी शब्द की गूंज सुनता रहा। आवाज इतनी पास से आई थी कि उसे अपनी गर्दन पर किसी के सांस की नमी तक महसूस हुई, पर जब उसने हाथ पिछले जाकर टटोला तो सिर्फ उसकी खुद की धड़कनों का कंपन था। मोबाइल की रोशनी अब भी उसके हाथ में कांप रही थी। स्क्रीन पर उसकी ही परछाई झिलमिला रही थी, लेकिन उस परछाई के पीछे का अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। अरुण ने हिम्मत करके गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, ये वहम है, थकान है, बस कुछ नहीं। उसके शब्द हवा में खो गए। कमरा वैसा ही खामोश था जैसे कोई कान लगाकर उसकी बात सुन रहा हो। पलंग पर लेटते ही उसने आंखें बंद कर ली। बाहर गली में कोई आवारा कुत्ता 2-3 बार भौंका और फिर चुप हो गया। पंखा अब भी धीरे धीरे घूम रहा था, मगर उसके हर चक्कर की घरल आवाज अरुण के दिमाग में और गहरी गूंज पैदा कर रही थी। वह नींद लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार आंख बंद करते ही उसे लगता जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है और अंदर झांक रहा है। उसने करवट बदली। सो जा अरुण, सब दिमाग का खेल है। लेकिन भीतर एक डर, बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा, उसकी सांसों को भारी कर रहा था। रात गहराती गई। अरुण का शरीर थकान से ढीला पड़ चुका था, लेकिन आंखें पूरी तरह बंद नहीं हो पा रही थीं। हर कुछ मिनट पर वो करवट बदल लेता और बिस्तर की चरर आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती। पंखा ऊपर से लगातार घर्रार की आवाज कर रहा था। वही आवाज किसी हद तक उसे ढांढस देती थी, जैसे कोई उसके साथ है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और आंखें बंद की, और तभी पंखे की आवाज अचानक थम गई। पूरा कमरा एकदम ठंडे सन्नाटे में डूब गया। अरुण ने तुरंत आंखें खोली। पंखे के पत्ते धीरे धीरे रुकते हुए कर्कश चींची आवाज करने लगे। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने सोचा शायद करंट चला गया है, लेकिन अगली ही सांस में उसने महसूस किया खिड़की से आती ट्यूबलाइट की पीली रोशनी अब भी जल रही थी। बाहर दूर कहीं झींगरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, मतलब बिजली गई ही नहीं थी। तो फिर पंखा अपने आप क्यों रुक गया? अरुण पलंग पर उठकर बैठ गया। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:27। उसकी सांसें तेज थीं और भीतर एक अजीब सी घबराहट उभरने लगी थी। कमरे के सन्नाटे में अब सिर्फ उसकी धड़कनें थीं। उसे लगा जैसे हर धड़कन की गूंज दीवारों से टकरा कर लौट रही है। पंखे का अचानक बंद होना पहले ही अरुण की नींद तोड़ चुका था। कमरे का सन्नाटा अब इतना गाढ़ा था कि उसमें उसकी हर हल्की हरकत भी किसी अनजाने कान को चीर देने वाली लगती। उसने धीमे से सिर उठाकर चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें, जिन पर दिन के उजाले में हल्के पीलापन लिए हुए चूने की परत चमकती थी, इस वक्त किसी अंधेरी गुफा की दीवारों जैसी लग रही थी। उन पर पड़ती ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी बीच बीच में धुंधली पड़ती, फिर तेज होती, मानो बिजली की सांस खुद ही थम-थम कर चल रही हो। अरुण ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद पंखे का रेगुलेटर खराब होगा या शॉर्ट सर्किट, लेकिन उसके गले से निकली आवाज इतनी धीमी और कांपती हुई थी कि उसे खुद पर ही विश्वास न हुआ। वह लेटे लेटे ही कानों को चौकन्ना करके सुनने लगा। कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी धड़कनों की गिनती साफ सुनाई दे रही थी। फिर घर घर एक बेहद हल्की रगड़ जैसी आवाज कमरे की बाईं दीवार से उठी। अरुण का सीना जैसे अचानक कस गया। वह सांस रोककर वहीं ठिठक गया। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने नाखून या हाथ दीवार पर सरकाया हो, धीरे धीरे लंबी लंबी रेखाएं खींचने जैसी। उसकी नजर अनायास उस दीवार पर टिक गई, वही दीवार जिसके उस पार सीढ़ियों का खाली गलियारा था। उस गलियारे में पूरे मकान की नमी भरी सीलन बसी हुई थी, और रात को तो वहां से कभी कभी अजीब सी फफूंदी और बासी गंध आती थी। अरुण ने आंखें सिकोड़ी। उसने सोचा शायद कोई चूहा, लेकिन अगली ही घड़ी
आवाज थोड़ी और स्पष्ट हुई। अब वो अलग अलग ठहराव के साथ दीवार पर सड़कती चली जा रही थी। घर ठक घर। ये आवाज किसी छोटे जीव की नहीं थी। ये बड़ी और जानबूझकर खींची गई रेखा जैसी थी। उसका गला सूख गया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और स्क्रीन जलाई। घड़ी अब 2:41 दिखा रही थी। मोबाइल की नीली रोशनी कमरे के अंधेरे को और भी रहस्यमय बना रही थी। दीवार पर सीधा फोकस करने की हिम्मत अरुण में नहीं हो पा रही थी, मगर वो कान लगाए आवाज सुनता रहा। अब रगड़ की ध्वनि बढ़ती हुई उसके सिर के ठीक पास वाले हिस्से तक पहुंच गई थी। उसे साफ लग रहा था कि ये खुरचाव दीवार के उस हिस्से से आ रहा है जो उसके तकिए के पीछे है। अरुण का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर तकिए को एक झटके में आगे खींचा और दीवार से थोड़ी दूरी बना ली, मगर आवाज रुकी नहीं, बल्कि अब उसमें एक और अजीब बदलाव आया। हर बार रगड़ के अंत में जैसे कोई दीवार पर हथेली दबाकर छोड़ देता हो, हल्की सी फुफ जैसी सांस निकलती। घरर फुफ घरर फुफ। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को कसकर चादर में लपेट लिया, लेकिन चादर भी अब उसे बचाव का सहारा नहीं लग रही थी। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उस दीवार के दूसरी तरफ खड़ा है। उसकी सांसें, उसकी हथेलियां दीवार की परत के आर पार आकर उसकी खोपड़ी को छू लेंगी। अरुण ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। तेज सफेद रोशनी दीवार पर पड़ी और उसी क्षण आवाज थम गई। दीवार वैसे ही जमी हुई खड़ी थी, सिर्फ चूने की परत जिसमें सीलन के हल्के हल्के दाग थे। लेकिन मोबाइल की रोशनी जब एक कोने पर पड़ी तो अरुण ने देखा वहां ताजा खींची हुई लकीरों जैसी धारियां थीं, जैसे किसी ने गीली उंगलियां या गंदे नाखून सरकाए हों। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने रोशनी टिकाए रखी, पर दीवार अब चुप थी। कुछ पलों तक वो इस खामोशी को घूरता रहा। फिर डर और थकान के मिश्रण में उसने टॉर्च बंद कर दी और आंखें कसकर भींच लीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस वहम है। लेकिन भीतर ही भीतर वो जान चुका था, ये वहम नहीं है, ये कोई मौजूदगी है जो दीवार के उस पार नहीं, बल्कि यहीं उसके कमरे में है। अरुण चादर में लिपटा पड़ा था, पलकें बंद, सांसें तेज, दिल की धड़कन जैसे गले तक आकर धक धक कर रही थी। दीवार से रगड़ की आवाज अब बंद हो चुकी थी, मगर उसके कान अब भी खींचे हुए थे, जैसे अगली ही घड़ी फिर से कोई खुरचाव गूंजेगा। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, इतना गहरा कि बाहर गली के किसी कुत्ते की दूर की हल्की भौंक भी बहुत पास से आती महसूस हुई। अरुण की आंखें बंद थीं, मगर उसका दिमाग चौकन्ना। उसने सोचा बस नींद लेनी होगी, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक बहुत हल्की, बहुत धीमी आवाज उसके कानों तक पहुंची। ये आवाज अलग थी। ये अब दीवार से नहीं आ रही थी, ये बहुत पास से आ रही थी। इतनी पास कि अरुण को एक क्षण के लिए लगा जैसे कोई उसकी चादर पर झुककर उसके कान के पास सांस ले रहा हो। उसका पूरा शरीर सख्त पड़ गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। मोबाइल की स्क्रीन बंद थी। कमरे में सिर्फ बाहर की ट्यूबलाइट की धुंधली रोशनी आ रही थी। उसने गर्दन मोड़ी। कमरा खाली था, कोई नहीं, मगर आवाज फिर आई। इस बार वो साफ समझ गया, ये आवाज उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। अरुण का गला सूख गया। उसने घबराकर पैर खींचकर घुटनों तक समेट लिए। चादर उसके चेहरे तक आ गई। दिल दहाड़ की तरह धड़क रहा था।
उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद हवा का बहाव या पाइपलाइन से कोई आवाज़। लेकिन उसने जितना खुद को समझाया उतना ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ती गई, क्योंकि ये कोई हवा की आवाज़ नहीं थी, ये किसी की सांसें थीं, भारी, थकी हुई, धीमी धीमी, मानो कोई अंधेरे में छिपकर उसकी नींद देख रहा हो। अरुण ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। कांपते हाथों से उसने टॉर्च ऑन की। सफ़ेद रोशनी ने कमरे को चीर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और रोशनी बिस्तर के किनारे झुकाकर नीचे फेंकी। चमकती रोशनी फर्श पर पड़ी। नीचे सिर्फ खाली जगह थी, सीमेंट की फर्श जिसमें धूल की परत जमी हुई थी। कोई इंसान, कोई आकृति, कुछ नहीं। अरुण ने लंबी सांस छोड़ी। वहम, हाँ, ये सब वहम है। लेकिन उसकी सांस आधी ही निकली थी कि अचानक फर्श पर जमा धूल में एक हल्का सा गोला बना, जैसे किसी ने अभी अभी मुंह रखकर धीरे से सांस छोड़ी हो। धूल फुस करके हल्की सी फैल गई। अरुण का खून जम गया। उसके हाथ से मोबाइल लगभग छूटते छूटते बचा। वो पलंग पर पीछे खिसक गया, दीवार से जा टकराया। मोबाइल की रोशनी अब भी बिस्तर के नीचे पड़ी थी और उसके सामने वही ताज़ा धूल का घेरा। अब आवाज़ और साफ सुनाई दे रही थी, लगातार, जैसे कोई नीचे पड़ा हुआ उसकी हर हरकत पर नजर रखा हो। अरुण का शरीर कांप रहा था। उसका मन चीखने को हुआ, मगर गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने धीरे धीरे मोबाइल उठाकर रोशनी और गहराई में फेंकी। रोशनी पलंग के बिल्कुल बीचों बीच गई। फर्श पर गहरी छाया बनी और उसी छाया के बीच पल भर को बहुत हल्का सा उसने देखा। एक आकृति, जैसे किसी औरत का चेहरा अंधेरे और धूल में धंसा हुआ। आंखें पूरी तरह काली और मुंह खुला हुआ, धीमी थकी हुई सांस छोड़ता हुआ। अरुण का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखें फटी रह गई और जैसे ही उसने टॉर्च को ज्यादा ध्यान से उस ओर टिकाने की कोशिश की, वो आकृति गायब हो गई। सिर्फ धूल हिलती हुई रह गई और वही सांस की गूंज। अरुण अब कांपते हुए दीवार से चिपका बैठा था। उसकी आंखें बिस्तर के नीचे ही जमी थीं। वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। समय जैसे थम गया था। मोबाइल की टॉर्च धीरे धीरे गर्म होकर हाथ को जलाने लगी, मगर वो उसे बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, सुबह, बस सुबह होने दो। मगर अंदर ही अंदर उसे एहसास हो चुका था, ये सुबह शायद उतनी सामान्य नहीं होगी जितनी वो चाहता है। सुबह का वो हिस्सा जब रात और सुबह की सीमा घुल मिल जाती है। करीब 3 बजे अरुण पर किसी काले पर्दे की तरह सन्नाटा उतर आया। सांसों की आहट अब भी बिस्तर के नीचे गूंज रही थी, धीमी, गहरी और स्थिर। कभी वो तेज लगती, कभी धीमी, और कभी ऐसा लगता मानो बिल्कुल पास से आई हो। अरुण ने खुद को दीवार से टिकाए रखा। मोबाइल की टॉर्च अब भी जल रही थी। उसकी रोशनी कांपते हुए हाथ की वजह से फर्श पर इधर उधर हिल रही थी। वो टॉर्च बंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अंधेरा अगर और गाढ़ा हुआ तो शायद वो पागल हो जाएगा। समय थम सा गया था। अरुण को नहीं पता वो कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहा। धीरे धीरे थकान और डर ने मिलकर उसकी आंखों को भारी कर दिया। वो आधा जागा आधा सोया सा चादर में लिपटा रहा। उस धुंधली नींद में भी उसे एहसास हो रहा था जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। कभी बिस्तर की लकड़ी हल्के से खटकती, कभी चादर पर बहुत हल्का सा दबाव पड़ता, और बीच बीच में उसके चेहरे के पास गर्म भारी सांसें टकराती। उसका मन चीखने को हुआ, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। शरीर जकड़ा हुआ था, वो हिल नहीं पा रहा था। कानों में वही गहरी फुफकार गूंज रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गई, और तभी जैसे किसी ने झटके से उसके गाल को पकड़ लिया हो, उसकी नींद टूटी। उसकी आंखें फटी रह गई, पर सामने कुछ नहीं था। कमरा वैसा ही था,
मोबाइल की टॉर्च अब बंद हो चुकी थी और खिड़की से ट्यूबलाइट की हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी। अरुण हांफते हुए उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, सब सामान्य, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो बिस्तर से उतरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। किसी तरह रात बीती। अरुण की आंखें बार बार बंद होती, फिर अचानक खुल जाती। हर बार उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। सुबह जब धूप की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आईं, तो अरुण के भीतर राहत की एक लहर दौड़ी। वो धीरे धीरे उठा, आंखें मली। कमरा धूप में सामान्य लग रहा था। कल रात की सारी बातें अब भी उसके जहन में थी, मगर दिन के उजाले में वे किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्का सूजन। उसने सोचा बस नींद पूरी नहीं हुई इसी वजह से। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा झुककर बाईं आंख के नीचे देखने लगा, उसका शरीर ठिठक गया। वहां ठीक आंख के नीचे गाल पर एक गहरा काला निशान था, मानो किसी ने उंगलियों से जोर से पकड़कर दबाया हो। 4 उंगलियों और अंगूठे का धुंधला पर साफ आकार बना हुआ था। अरुण का दिल थम गया। उसने कांपते हाथ से गाल को छुआ। हल्का दर्द भी था। कल रात का वो पल अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से कौंध गया, जब उसे लगा था कोई उसके चेहरे को झटके से पकड़ रहा है। उसने आईने में खुद को फिर देखा। निशान वही था, गहरा, असली। अरुण अब पूरी तरह समझ गया था। ये सब उसका वहम नहीं, ये सब सच था। रात को जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था। उसके चेहरे पर उभरा ये निशान उसकी गवाही दे रहा था। उसका गला सूख गया। वो घबरा कर खिड़की की ओर गया और पर्दे हटा दिए। तेज धूप भीतर आई, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा कम नहीं हुआ। कमरा अब भी उतना ही डरावना लग रहा था। उसने कमरे के कोनों में नजर दौड़ाई। फर्श पर वही धूल अब भी बिखरी थी और बिस्तर के नीचे हल्के हल्के घेरे जैसे अब भी बने थे। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने खुद से बुदबुदाया, मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके मन का एक हिस्सा यही सोच रहा था, अगर ये सब यहाँ हो रहा है तो क्यों? पिछले किराएदार भी क्यों नहीं टिक पाए थे? क्या यहाँ कोई है? अरुण अब आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और उस पर वो काला निशान, मानो किसी अदृश्य हाथ की मोहर हो। वो निशान अब उसके मन पर भी छप गया था। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये जगह मुझे छोड़ने नहीं देगी। सुबह का समय था। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन अरुण के लिए ये रोशनी भी बोझ जैसी लग रही थी। आईने में देखा गया काला निशान अब हल्का नीला पड़ चुका था, पर फिर भी साफ दिख रहा था। उसने कई बार मुंह धोया, चेहरा रगड़ा, लेकिन निशान वैसे ही बना रहा। उसके भीतर बेचैनी और डर दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। उसने तय किया कि कमरे से थोड़ी देर बाहर निकले, हवा बदले, लोगों से मिले। शायद इस सब का कोई तार्किक कारण सामने आए। सीढ़ियां उतरते ही उसे घर के आंगन में वो बुआ दिखी, जिन्हें बाकी किराएदार आदर से सीमा बुआ कहकर बुलाते थे। सफ़ेद सूती साड़ी में गठीला शरीर, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और हाथ में हमेशा कोई ना कोई पूजा की थैली। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे कई रहस्यों की परतें उनमें छुपी हों। अरुण झिझकते हुए उनके पास गया। बुआ उस समय आंगन में तुलसी पर पानी चढ़ा रही थी। धूप की किरणें उनकी झुर्रियों वाली त्वचा पर पड़ रही थी और उनकी सांसों से हल्की अगरबत्ती की गंध घुली हुई थी। अरुण ने धीरे से कहा, बुआ, वो ये घर जिसके बारे में सब कहते हैं कि लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं, सच में ऐसा है क्या? बुआ ने पानी का लोटा रख दिया। उनका चेहरा एक क्षण को बिल्कुल कठोर हो गया। उन्होंने अरुण को सिर से पांव तक गौर से देखा। क्यों पूछ रहे हो? उनकी आवाज धीमी थी पर सख्त। अरुण ने झींपते हुए कहा,
बस रात को थोड़ी अजीब सी आवाजें आईं और आज सुबह वह झिझक गया। गाल पर बने निशान को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बुआ ने लंबी सांस ली, फिर तुलसी के पौधे पर हल्की थपकी देकर आंगन के कोने में पड़े पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठ गईं। बैठो। अरुण उनके पास जाकर बैठ गया। उनकी आंखें अब कहीं दूर अतीत में गड़ी हुई लग रही थी। तुम्हें ये घर नहीं लेना चाहिए था बेटा, उन्होंने धीमे धीमे कहना शुरू किया। ये घर पहले माधवी का था। बहुत झगड़ालू औरत थी वो, शायद तुम्हारी उम्र की ही रही होगी। यहाँ अकेली रहती थी। अरुण ध्यान से सुन रहा था। बुआ की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, मानो वो भी इन यादों से डरती हो। माधवी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, पर हर रोज शाम को छत पर खड़ी होकर आसमान ताकती रहती। कभी कभी उसके कमरे से धीमे धीमे डरावनी आवाजें आती थीं। ऐसी आवाज जैसे कोई अपनी ही परछाई से बातें कर रहा हो। लोग ऐसा भी कहते थे कि वह काला जादू करती थी और हर रात वो भूत प्रेत और चुड़ैल से बात करती, लेकिन पूरी बात आज तक किसी को भी पता नहीं। बुआ के चेहरे पर झलकते भाव अरुण को बेचैन कर रहे थे। आंगन में हवा अचानक भारी लगने लगी। एक रात बुआ ने अपनी आवाज और धीमी कर ली। एक रात वो अचानक गायब हो गई। अरुण का दिल धक से रह गया। गायब मतलब? उसने हिम्मत करके पूछा। बुआ की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब ये कि उसके घर में ताला नहीं था। बिस्तर जस का तस था, कपड़े वैसे ही पड़े थे, लेकिन वो खुद कहीं नहीं मिली। पुलिस भी आई थी, घर घर तलाशी हुई, छत, कुआं, यहाँ तक कि मोहल्ले के बाहर जंगल तक देखा, लेकिन माधवी का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। अरुण ने गले में अटकती लार को निगला। उसके दिमाग में कमरे की दीवार पर हुई रगड़, बिस्तर के नीचे की सांसें और सुबह का काला निशान घूमने लगा। फिर उसकी आवाज बमुश्किल निकली। बुआ ने ठंडी हंसी हंसी, जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। फिर कुछ नहीं। घर मालिक ने घर दोबारा किराए पर देना शुरू कर दिया, पर जो भी किराएदार आया 3-4 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका। कभी कोई कहता रात को कोई मेरे पास बैठता है, कभी कोई कहता आईने में दूसरा चेहरा दिखता है, और सब भाग जाते। अरुण अब बिल्कुल चुप था। बुआ का चेहरा पास से और भी डरावना लग रहा था। धूप की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उनकी आंखों की गहराई मानो और अंधेरी हो रही थी। बेटा, उन्होंने अरुण के कंधे पर हाथ रखा, अभी भी वक्त है। ये घर छोड़ दो, यहां रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरुण कांप उठा। उसे लगा जैसे उनकी हथेली बेहद ठंडी है, बर्फ जैसी। कुछ पलों तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर बुआ उठकर भीतर चली गई। पीछे रह गई अगरबत्ती और तुलसी की गंध। अरुण वहीं बेंच पर बैठा रह गया। उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, माधवी अचानक गायब हो गई थी, जमीन ने निगल लिया था। उसके भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या माधवी अब भी इस कमरे में है? क्या वही उसके चेहरे पर निशान छोड़ गई, या फिर वो किसी और चीज में बदल चुकी है? अरुण के मन में अब ये जगह और भी भयावह हो गई थी। काफी देर तक नींद नहीं आई। अरुण ने करवट बदली और उसकी नजर सामने रखे आईने पर पड़ी। आईना छोटा सा था, कोने में बंगा हुआ, शायद पुराने किराएदार ने छोड़ा था। चांदनी की हल्की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। पहले तो आईने में कुछ सामान्य दिखा, कमरे की धुंधली परछाइयां, पलंग का सिरहाना, पर धीरे धीरे उसे लगा जैसे आईने के भीतर कोई हलचल हो रही है। उसमें आंखें मलकर फिर देखा। आईने की सतह धुंधली होती जा रही थी, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। धुंध के भीतर एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, लाल सा लिबास और झुका हुआ सिर। अरुण का खून सूख गया। वो पलकें झपकाता रहा, मगर आकृति और साफ होती गई। पर सबसे डरावनी बात यह थी, उस आकृति का चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ धुंधली सी परछाई थी, जैसे चेहरा
मिटा दिया गया हो। खाली जगह है जो शून्य की तरह डर पैदा कर रही थी। अरुण का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके उठना चाहा, मगर शरीर भारी पड़ गया। आईने में वो औरत स्थिर खड़ी थी, मगर उसके बाल हवा की तरह लहरा रहे थे, जबकि कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी। उसके कानों में हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे कोई धीरे से बुदबुदा रहा हो। देख रहे हो ना? अरुण ने डर के मारे तकिए से चेहरा ढक लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं फट ही ना जाए। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे तकिया हटाया। आईना अब खाली था, सिर्फ चांदनी की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। अरुण ने तुरंत उठकर आईने को पलंग से हटा दिया और उसे दीवार से उल्टा टिकाकर रख दिया। अब वह सोच भी नहीं सकता था कि उस आईने में फिर से झांक पाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, पर अरुण को लगा अंधेरे में अब भी कोई है, कोई जो चेहरे के बिना उसे लगातार देख रहा है। रात का बाकी समय अरुण को नींद नहीं आई। वह लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, पर आंखें बंद करते ही उसे वही चेहरा विहीन औरत याद आती। हर सन्नाटा उसके कानों में और गहरा होता चला गया, मानो कमरा अब सिर्फ उसका नहीं रहा। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आई तो वो हड़बड़ाकर उठा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला। आईना अब भी उल्टा पड़ा था, पर उसकी तरफ देखने की हिम्मत अब अरुण में नहीं बची थी। वह कपड़े पहनकर बाहर निकला। नीचे आंगन में पड़ोस की बुआ खड़ी थी, वही जिनसे कल उसकी थोड़ी बातचीत हुई थी। उनके हाथ में पीतल की थाली थी जिसमें पूजा का सामान रखा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। बुआ ने उसे देखते ही कहा, बेटा बहुत थका सा लग रहा है, सोया नहीं क्या? अरुण ने हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश की। जी नींद नहीं आई। बुआ ने उसे गौर से देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, ये घर नींद लेने नहीं देता। और बेटा एक बात याद रखना, रात को अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। ये बात सुनकर अरुण का गला सूख गया। उसने चौंक कर उनकी ओर देखा। बुआ की आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। उन्होंने थाली उठाई और दरवाजे के पास रख दी, जैसे किसी अनजानी ताकत से बचने की कोशिश कर रही हों। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। वह घर लौट आया, पर उसके भीतर अब एक नया डर था। अब सिर्फ कमरे की परछाइयां नहीं, बल्कि उस दरवाजे के पीछे आने वाली रात का खौफ भी। कमरे में घड़ी की सुइयां आधी रात के पार जा चुकी थी। बाहर की गली सुनसान थी। कुत्तों तक की भौंकने की आवाज बंद हो चुकी थी। अरुण बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उसके पास नहीं फटक रही थी। उसके कानों में बुआ की बातें अब भी गूंज रही थी। रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। कमरे की हवा भारी थी। पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था, पर गर्मी उसके पसीने को रोक नहीं पा रही थी। हर छाया, हर कोना अब जैसे किसी रहस्य से भरा हुआ था। अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अरुण का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत चादर खींचकर अपने ऊपर ओढ़ ली, जैसे इससे बाहर की चीज गायब हो जाएगी, पर दस्तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठक 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 हर बार पहले से भी ज्यादा जोरदार। ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, कोई होगा, शायद पड़ोसी, शायद चोरी करने वाला, शायद। पर उसके भीतर से आवाज आई, नहीं, ये इंसानी नहीं है। वो धीरे से बिस्तर से उठा। पैर कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। बाहर सन्नाटा था, पर दरवाजे पर पड़ते हर ठोक की गूंज उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। वो चिल्लाना चाहता था, कौन है? पर गला सूखा पड़ा था, आवाज निकली ही नहीं। अचानक दस्तक रुक गई। कमरा खामोश हो गया। सिर्फ पंखे की धीमी घर्र घर्र की आवाज रह गई। अरुण ने गहरी सांस ली।
शायद चला गया, उसने सोचा। पर तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से बहुत धीमे स्वर में कुछ फुसफुसाया गया। अरुण, खोलो। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आवाज धीमी थी, मगर इतनी साफ कि शक की गुंजाइश नहीं थी। किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। उसका दिल अब और जोर से धड़कने लगा। बुआ की चेतावनी फिर कानों में गूंज उठी। रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल को छुआ। ठंडक इतनी तेज थी कि उसकी उंगलियां जम सी गई। बाहर फिर से दस्तक हुई, इस बार इतनी जोर से कि दरवाजा हिलने लगा। अरुण का शरीर पसीने से भीग गया। उसने खुद को दरवाजे से दूर खींच लिया और पलंग पर बैठ गया। कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़की से आती हल्की चांदनी ही एकमात्र रोशनी थी। उसके कान दरवाजे पर टिकी हर आवाज सुन रहे थे। दस्तक धीरे धीरे थम गई, पर भीतर का डर अब और गहरा हो चुका था। अरुण जानता था ये सिर्फ दस्तक नहीं थी, ये बुलावा था। अरुण की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। वह पलंग पर बैठा कांप रहा था, कान दरवाजे की ओर टिके हुए। बाहर से अब कोई दस्तक नहीं थी, ना ही कोई आवाज, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। पर उसकी छाती के भीतर एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। अगर कोई सचमुच बाहर है तो? उसने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की। बुआ की चेतावनी याद दिलाई कि रात को अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। लेकिन डर और जिज्ञासा का अजीब मेल इंसान से वही करवा देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अरुण धीरे धीरे पलंग से उतरा। उसके पैर ठंडे हो चुके थे, जैसे फर्श बर्फ का बना हो। वह हर कदम सावधानी से रख रहा था ताकि कोई आवाज ना हो। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने कान लगाया। सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कुंडी पकड़ी, पल भर रुका, फिर अचानक हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही बाहर का सन्नाटा उसके सामने बिछ गया। गली पूरी तरह सुनसान की। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका भीतर आया और उसके माथे पर जमे पसीने को छू गया। अरुण ने चौखट पर खड़े होकर दोनों तरफ देखा। कोई नहीं, ना कोई इंसान, ना कोई आहट, सिर्फ हल्की चांदनी और सूनी सड़क। उसने चैन की सांस ली और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर फर्श पर पड़ी। उसका खून जम गया। दरवाजे के ठीक सामने से लेकर भीतर की ओर गीले पांवों के निशान बने हुए थे। हर निशान साफ था, मानो किसी ने अभी अभी पानी में भीगकर नंगे पांव चलना शुरू किया हो। फर्श पर से पानी की नमी अब भी चमक रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो निशान अंदर की ओर जा रहे थे, सीधे उसके कमरे में। अरुण के गले से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें फैल गईं। धीरे धीरे उसने उन निशानों का पीछा किया। पांवों के निशान चौखट से शुरू होकर कमरे के बीचों बीच जा रहे थे। वहां आकर अचानक रुक गए, मानो जिस शख्स ने ये कदम रखे थे वह यहीं कहीं खड़ा हो, लेकिन अब दिखाई न दे रहा हो। अरुण का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर निकल आएगा। उसकी ओंठ सूख गए थे। वो पीछे हटने लगा, पर तभी पंखे की आवाज बंद हो गई। कमरा और गहरे सन्नाटे में डूब गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब भी आधा खुला था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और पर्दा हिल रहा था। लेकिन अरुण की नज़र अब भी फर्श पर टिकी थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। उसने झुककर फर्श छुआ। नमी बिल्कुल असली थी। ठंडक उसकी उंगलियों में उतर आई। अचानक उसके पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, गहरी भारी सांसें। अरुण झटके से मुड़ा। कमरा खाली था, पर उसके पैरों के नीचे वही गीले निशान थे, जो अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे, जैसे फर्श उन्हें खुद निगल रहा हो।
अरुण की आंखें डर से फटी रह गईं। वो कांपते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे बंद कर लिया। अंदर का सन्नाटा अब और भी घना हो चुका था, लेकिन उसके भीतर अब ये सवाल गूंज रहा था कि अगर बाहर कोई नहीं था तो ये गीले पांवों के निशान किसके थे। कमरा बंद करने के बाद भी अरुण को ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी ठीक पीछे खड़ा हो। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ दीवार थी। फर्श अब सूखा दिख रहा था, जैसे वहां कभी कोई निशान बना ही ना हो। उसकी सांसें अब भी बेकाबू थी। वो धीरे धीरे पलंग की तरफ लौटा और बैठ गया। अपने माथे को दोनों हथेलियों में दबाकर सोचने लगा, ये सब मेरे दिमाग का खेल है या सचमुच यहाँ कुछ है। कमरा चुप था, इतना चुप कि पंखे की घर घर भी अब साफ सुनाई दे रही थी। अचानक झपक, कमरे का बल्ब एक पल के लिए बुझा और फिर जल उठा। अरुण ने चौंक कर ऊपर देखा। झपक झपक, बल्ब फिर से टिमटिमाया। इस बार रोशनी एकदम ठंडी और सफेद लगी। कमरे की दीवारों पर परछाइयां अजीब ढंग से हिलने लगी। अरुण का गला सूख गया। उसने बल्ब को घूरा, मानो उसमें छुपा कोई राज समझना चाहता हो, लेकिन रोशनी का खेल बढ़ता ही जा रहा था। कभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता तो कभी अचानक उजाले में नहा उठता। हर बार अंधेरा लौटते ही उसे लगता कि कोई पास खड़ा है। एक पल के लिए बल्ब बुझा, पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अरुण ने सांस रोक ली। उसे लगा दीवार के उस पार से किसी के कदमों की धीमी आवाज आ रही है। फिर अचानक ठक, बल्ब फिर जला, पर इस बार की रोशनी बेहद अजीब थी। कमरा सामान्य नहीं लग रहा था, दीवारें जैसे सिकुड़कर पास आ रही हों। अरुण के माथे पर पसीना बहने लगा। उसने घबराकर बल्ब बंद करने का सोचा, पर जैसे ही उठने लगा बल्ब फिर टिमटिमाया और हर टिमटिमाहट के साथ कमरे में छायाएं बदल रही थीं। कभी दीवार पर उसकी अपनी परछाई दोहरी होकर दिखती, कभी ऐसा लगता कि उसकी परछाई के पास कोई और खड़ा है, एक धुंधली आकृति बिना चेहरे की। अरुण के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके बेहद पास खड़ा है। झपक, बल्ब फिर जला। इस बार उसने आंखें खोलने की हिम्मत की, लेकिन कमरा खाली था। खाली पर साधारण नहीं। उस रोशनी में माहौल इतना अस्वाभाविक था कि हवा तक भारी लग रही थी। बल्ब हर कुछ सेकंड में बुझता और जलता रहा, और हर बार जब रोशनी बुझती अरुण को लगता कोई और सांस ले रहा है, एक भारी सांस ठीक उसके कानों के पास। बल्ब की टिमटिमाहट अब भी चल रही थी। कभी अंधेरा पूरा कमरे को निगल लेता, तो कभी सफ़ेद ठंडी रोशनी दीवारों पर कांपती छायाएं उभार देती। अरुण की नसें तन चुकी थीं। उसका शरीर पसीने से भीग गया था, लेकिन कमरे की हवा ठंडी होती जा रही थी। इतनी ठंडी कि सांस लेते समय फेफड़ों में बर्फ खुलती सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी नज़रें ऊपर बल्ब से हटाकर खिड़की की ओर मोड़ दी। पर्दे हवा में हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। खिड़की के बाहर चांदनी का हल्का उजाला था, पर उसमें भी कुछ अजीब सी धुंध छाई हुई थी। तभी एक धीमी पर बहुत साफ आवाज आई। एक औरत की हंसी, धीमी, दबाकर निकली हंसी, मानो कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो और भीतर झांक रहा हो। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की की ओर ना देखने की कोशिश की, लेकिन हंसी दोबारा आई, इस बार और साफ और करीब। वो कांपते हुए खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ बढ़ा। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो जमीन उसे खींच रही हो। दिल धड़क नहीं रहा था, धड़क रहा था तो धम धम धम, जैसे दरवाजे पर कोई लगातार चोट कर रहा हो। पर्दे हवा में और जोर से हिल रहे थे। अरुण ने कांपते हाथों से पर्दा थोड़ा सरकाया। बाहर पहली नज़र में कुछ नहीं दिखा, बस धुंध, सूनी गली और हल्की चांदनी। उसने राहत की सांस ही ली थी कि फिर वही हंसी, इस बार इतनी पास से
मानो खिड़की के ठीक बाहर किसी के होंठ उसके कान के पास आकर मुस्कुरा रहे हों। अरुण डर के मारे पीछे हट गया और खिड़की को जोर से बंद कर दिया, पर हंसी रुकने की बजाय और तेज हो गई। अब खिड़की के शीशों पर टप 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से उन्हें खुरच रहा हो। अरुण ने खिड़की से नजरें हटा लीं, पर आवाज उसके कानों में चीरती चली जा रही थी। बल्ब फिर झपका और अंधेरे में हंसी अचानक एक अजीब सी कराह में बदल गई, जैसे वही औरत रोते रोते हंस रही हो। अरुण ने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज अब कमरे के अंदर गूंज रही थी, न खिड़की के बाहर न दीवारों पर, सीधे उसकी अपनी सांसों में। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसके होंठों से एक टूटी हुई फुसफुसाहट निकली, कौन है वहां? पर जवाब सिर्फ वही हंसी थी जो अब पूरे कमरे को भर चुकी थी, इतनी गहरी, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां जम गईं। कमरे की हवा अब इतनी भारी हो गई थी कि अरुण को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। औरत की हंसी कमरे के हर कोने से आ रही थी, छत से, दीवारों से, यहाँ तक कि उसकी अपने दिल की धड़कनों के बीच से भी। उसने दोनों कान कसकर दबा लिए, मगर आवाज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बल्ब लगातार झपक रहा था, एक बार उजाला, एक बार अंधेरा। हर अंधेरे के बीच अरुण को लग रहा था मानो कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, जोरदार, गहरी और ऐसी कि उसके पैरों से जमीन खिसक गई। अरुण का दिल उसके गले तक आ गया। उसके कानों में अब ना सिर्फ दस्तक गूंज रही थी, बल्कि खिड़की से आती हंसी भी उसके साथ तालमेल बना रही थी, जैसे दोनों आवाजें मिलकर उसे चिढ़ा रही हों। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, हर कदम के साथ फर्श कराह रहा था। उसकी आंखें सूखी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे। दरवाजे पर दस्तक दोबारा हुई, इस बार और ज्यादा तेज। ठक ठक ठक। अरुण ने कांपते हाथ से कुंडी पकड़ ली। दिमाग के किसी कोने में उसे बुआ की चेतावनी याद आई थी, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। लेकिन उस पल उसके अंदर कोई और ही ताकत उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर रही थी, मानो दस्तक सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर हो रही हो। उसने गहरी सांस ली और कुंडी खोल दी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। बाहर अंधेरा था, गली में न धुंध न हवा, बस सन्नाटा। अरुण ने आंखें फैलाकर बाहर झांका, कोई नहीं। उसने राहत की सांस ही ली थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां से गीले पांवों के ताजा निशान अंदर की ओर आते दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली रात उसने देखे थे। उसकी सांस अटक गई। वह धीरे धीरे ऊपर नजरें उठाने लगा। दरवाजे के बिल्कुल सामने वहां एक आकृति खड़ी थी। अरुण का गला सूख गया। उसकी आंखें अंधेरे को चीरकर उस चेहरे को देख रही थीं और अगले ही पल उसका पूरा शरीर जम गया। वो चेहरा उसी का चेहरा था, एकदम हूबहू। बस फर्क इतना, आंखें गहरी, काली और खोखली थीं। उनमें न रोशनी थी न जान, और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी, ठंडी, निर्जीव, डर से भरी हुई। अरुण के पैरों में जैसे जमीन ही नहीं बची। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक कदम पीछे हटा, पर उसका दूसरा चेहरा एक कदम आगे बढ़ आया। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। कमरे की हवा अचानक और भी ठंडी हो गई। औरत की हंसी बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ सन्नाटा और उसके सामने खड़ा उसका जुड़वा साया। अरुण की आंखें फैल गईं। उसके होंठों से एक टूटी सी आवाज निकली, कौन? सामने खड़ी परछाई ने सिर्फ मुस्कुराया, फिर बेहद धीमी पर साफ आवाज में कहा, मैं तू ही हूं। अरुण धीरे धीरे बदलने लगता है। कमरा अब वही नहीं लग रहा था। जहां पहले सन्नाटा होता था, अब हर कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आती थीं, जैसे दीवारें सांस ले रही हों और उनमें छिपी कोई अदृश्य आंखें अरुण को लगातार देख रही हों।
अरुण भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर थकान की गहरी परत थी। आंखों के नीचे काले घेरे और त्वचा पर अजीब सा पीलापन उतर आया था। आईने में झांकते समय उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगता। कभी चेहरा लंबा दिखाई देता, कभी आंखें गहरी धसी हुई। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये बदलाव सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा था। अरुण को अब अपने विचार अपने नहीं लगते थे। कभी कभी अचानक उसका मन होता कि वो खिड़की तोड़ दे, कभी दरवाजे को जोर से पीटने लगे, कभी अनजाने में उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी बनकर नाखूनों से हथेली लहूलुहान कर देती। पड़ोस की बुआ ने भी ध्यान दिया था। उन्होंने सीढ़ियों पर अरुण को एकटक खड़ा देखा था, कई मिनट तक बिना पलक झपकाए, जैसे वह किसी अदृश्य शून्य को देख रहा हो। बुआ ने आवाज दी, अरुण बेटा ठीक तो है ना? अरुण ने पलटकर उनकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें इतनी ठंडी, इतनी खाली थी कि बुआ का गला सूख गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और धीरे से मन ही मन भगवान का नाम लेने लगी। अरुण के भीतर एक अजीब सी बेचैनी की जड़ें जमा चुकी थी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसकी नसों में धीरे धीरे सड़क रहा है, एक अदृश्य सांप जो उसकी रगों में खून की जगह जहर भर रहा हो। रात को उसका शरीर अजीब हरकतें करने लगा। कभी नींद में वह बिस्तर से उठकर कोने में खड़ा हो जाता, कभी आंखें खुली रखकर अंधेरे में हंसता और कभी ऐसा लगता जैसे उसकी सांसें उसकी नहीं रहीं। कभी बहुत तेज, कभी इतनी धीमी कि मानो दम ही निकल जाए। सबसे डरावना तो वो क्षण था जब उसने आईने में देखा। उसका प्रतिबिंब उसे हूबहू नहीं दोहरा रहा था। वो हल्की सी देरी से मुस्कुराता, हल्की सी देरी से पलकें झपकाता, मानो आईने के भीतर वाला अरुण उसका साया नहीं बल्कि कोई दूसरा हो जो धीरे धीरे उसकी जगह ले रहा हो। अरुण अपने भीतर इस बदलाव को महसूस कर रहा था, पर उसके पास इसे रोकने की ताकत नहीं थी। उसकी आत्मा जैसे फंस चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे किसी और का घर बन रहा था। रात गहरी थी। कमरे में सिर्फ एक पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी बार बार झपकती और अरुण के चेहरे पर परछाइयां बना देती। अरुण बिस्तर पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना चमक रहा था। दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई उसके भीतर बैठकर उसके सांसों को नियंत्रित कर रहा हो। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजे के दूसरी तरफ हल्की सी खरोचने की आवाज आई, खर्र खर्र। अरुण ने हिम्मत करके पुकारा, कौन है? लेकिन जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, उसका पूरा शरीर जम गया। आवाज उसकी थी ही नहीं, उसकी जगह बाहर गूंज उठी एक भारी, ठंडी और औरत जैसी आवाज, कौन है? अरुण के कान सुन्न हो गए। उसने हाथ से अपना गला छू लिया, जैसे यकीन करने के लिए कि ये आवाज उसी की थी। गला सूखा हुआ था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी छाती फटने को थी। वो घबराकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। आईने में उसका चेहरा था, पर होठ धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और फिर से वही हुआ। आईने से गूंजी वही औरत जैसी आवाज, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सिर्फ गूंज नहीं थी, ये वही आवाज थी जो अब उसके भीतर से आ रही थी। उसकी आवाज, उसकी जुबान पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। कोई और उसकी भाषा, उसके शब्दों को इस्तेमाल कर रहा था। अरुण घबराकर पीछे हट गया। उसकी सांसें टूट टूट कर बाहर आ रही थी। लेकिन तभी पीछे से वही आवाज, औरत जैसी, मगर अब उसके कमरे के कोने से सुनाई दी। अरुण! वह झटके से पलटा। कोना खाली था, पर उसे साफ लगा कि वह नाम उसने खुद ही पुकारा था, पर आवाज उसकी अपनी नहीं थी। वह कमरे के बीच खड़ा कांप रहा था। अब उसे लग रहा था
कि उसकी जीभ भारी हो गई है। जब उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो सिर्फ वही औरत जैसी धीमी भारी आवाज निकल रही थी, एक अनजानी डरावनी का रहा। अरुण ने गुस्से में चिल्लाने की कोशिश की, बंद करो, ये सब बंद करो, लेकिन बाहर गूंजा, बंद मत करो। उसकी आंखें फैल गईं। अब यह साफ था, उसके भीतर कोई और बोल रहा है। उसके शरीर पर उसका हक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कमरा और ठंडा हो गया। ट्यूबलाइट ने तेज झपकना शुरू किया और अरुण की आवाज पूरी तरह अब उस औरत की आवाज बन चुकी थी। अरुण पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसकी आंखें बार बार खुल जाती, फिर बंद हो जाती। वो गहरी नींद में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में वही अजीब सी औरत वाली आवाज लगातार गूंज रही थी। आधी रात को उसने तय किया कि वो अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर रखेगा। शायद इस तरह उसे पता चल सके कि नींद में उसके साथ हो क्या रहा है। उसने फोन तकिए के पास रख दिया और आंखें कसकर बंद कर ली। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगीं। कमरा और भी ठंडा हो गया। पंखे की हवा में भी अजीब सी नमी थी। लग रहा था जैसे कोई दीवारों से रिसकर कमरे में उतर रहा हो। अरुण आखिरकार गहरी नींद में चला गया, पर उसका शरीर करवटें ले रहा था। कभी हाथ हवा में उठते, कभी होंठ हिलते। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पुतलियां लगातार हिल रही थीं, जैसे वो किसी और जगह देख रहा हो। सुबह अलार्म बजने से उसकी नींद टूटी। वो बिस्तर पर बैठा, पसीने से लथपथ, हाथ कांप रहे थे। उसका पहला ख्याल गया मोबाइल रिकॉर्डिंग। उसने घबराकर फोन उठाया और प्ले दबाया। शुरुआत में सिर्फ हल्की सांसों की आवाज थी, फिर अचानक रिकॉर्डिंग में उसकी नींद भरी आवाज गूंजी, मत, बंद करो। अरुण का दिल रुक गया। उसने हेडफोन लगाया और दोबारा सुना। इस बार साफ था, मुझे मत बंद करो। आवाज उसकी थी, पर अंदाज अजीब तरह से औरत जैसा, जैसे उसके गले से दो आवाजें एक साथ निकल रही हों। एक अरुण की, एक किसी और की। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती गई। अब हल्की सी सिसकियां सुनाई दे रही थी। फिर अचानक फोन से जोरदार चीख फूटी। अरुण कांप उठा और मोबाइल उसके हाथ से गिर पड़ा। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी और उसमें वही आवाज बार बार अलग अलग अंदाज में गूंज रही थी। मुझे मत बंद करो, मुझे मत बंद करो, मुझे मत बंद करो। हर बार आवाज और गहरी होती गई और औरत जैसी बनती गई। आखिरी बार आवाज इतनी ठंडी और डरावनी हो गई कि अरुण का पूरा शरीर शून्य पड़ गया। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप काली हो गई और स्पीकर से धीरे से फुसफुसाहट आई, अब तुम बंद हो। अरुण का चेहरा पसीने से भीग गया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजरें दरवाजे पर टिक गई, क्योंकि उसे साफ सुनाई दिया था कि वो आखिरी शब्द रिकॉर्डिंग से नहीं आए थे, वो दरवाजे के ठीक पीछे से आए थे। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के शीशे से छनकर कमरे में फैल रही थी, लेकिन कमरे में सुबह जैसी ताजगी नहीं थी। हवा भारी थी, ठंडी, जैसे रात की परछाइयां अभी तक दीवारों से चिपकी हों। अरुण की नींद अधूरी थी। आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ, होंठ सूखे पड़े थे। वह करवट लेकर उठा और जैसे ही चादर हटाई, उसकी सांस अटक गई। बिस्तर पर बिखरे पड़े थे लंबे लंबे काले धागे, कभी पतले, कभी मोटे, कुछ उलझे हुए, कुछ सीधे सीधे फैले हुए। उसने कांपते हाथों से उनमें से एक उठाया। धागा ठंडा था, चिपचिपा, ऐसा लग रहा था जैसे महीनों पुराना हो, लेकिन अभी अभी यहाँ डाला गया हो। ये यहाँ आया कैसे? अरुण बुदबुदाया। कल रात उसने चादर खुद अपने सामने झाड़ी थी, लेकिन अब हर जगह धागे थे, तकिए पर, गद्दे पर, यहाँ तक कि उसकी शर्ट पर भी। वह डर और गुस्से में बिस्तर से उतर गया, धागों को झाड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गद्दा उठाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। गद्दे के नीचे अंधेरे हिस्से में धागों का बड़ा सा गुच्छा पड़ा था, जैसे कोई जानबूझकर वहां भरकर छोड़ गया हो। गुच्छे से हल्की सी बदबू आ रही थी,
कुछ बासी, कुछ नमी भरी और थोड़ी सी जलने जैसी। अरुण ने डरते डरते हाथ डाला। जैसे ही उसने गुच्छा पकड़ा, उसके कानों में आवाज गूंज उठी, मत छू। वो उछलकर पीछे हट गया। हाथ कांप रहे थे, पर बिस्तर पर अब भी धागे बिखरे थे, धीरे धीरे हिलते हुए जैसे सांस ले रहे हों। अरुण ने घबराकर खिड़की खोली, बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन धागे हाथ से अलग ही नहीं हो रहे थे। वे उसकी उंगलियों में लिपट गए थे, कसते हुए जैसे जीवित हों। उसने घबराकर जोर से झटका। धागे जमीन पर गिरे, धीरे धीरे रेंगते हुए फिर से बिस्तर के नीचे लौट गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ अरुण की भारी सांसें गूंज रही थीं। उसका दिमाग शून्य था। अब ये महज वहम नहीं था, ये सब असली था। उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर कोई अनजानी मौजूदगी थी जो उसके हर दिन, हर रात को अपने कब्जे में ले रही थी। अरुण घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें बिस्तर के नीचे टिक गईं। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई चेहरा झांक रहा हो, लंबे बाल और काले धागों में लिपटी आंखें। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। रात का सन्नाटा कमरे में फिर से उतर आया था। पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था, लेकिन हवा जैसे और भी भारी हो चुकी थी। अरुण बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली हुई। उसके भीतर नींद नाम की कोई चीज नहीं बची थी, बस डर और बेचैनी। वह बार बार करवट बदल रहा था। हर बार उसे लगता गद्दे के नीचे से कोई हल्की सी सरसराहट उठती है। दीवारों से भी अजीब सी ठक ठक सुनाई देती थी, मानो कोई अंदर से खरोंच रहा हो। उसने तकिए पर हाथ रखा। वहां फिर वही काले धागे पड़े मिले, लेकिन अब उनमें से हल्की सी धुआं जैसी बारीक परत उठ रही थी। अरुण ने नजरें फेर लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आधी रात के करीब उसने महसूस किया उसकी पलकों पर किसी भारी बोझ जैसा उतर रहा है। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन नींद आई नहीं, बल्कि वह खुद को किसी अजीब सी जगह पर खड़ा महसूस करने लगा। चारों ओर धुंध थी, ठंडी गीली धुंध जिसमें से बस छायाएं हिलती दिखती थीं, और उन छायाओं में एक औरत की परछाई, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और हाथ में वही काले धागों का गुच्छा। वह अरुण की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अब तू मेरा है। अरुण ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके पैरों ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसने अपने शरीर में झटका महसूस किया। उसकी आंखें खुली। वह वापस अपने कमरे में था, लेकिन उसका शरीर अब भी कांप रहा था। खिड़की से हल्की चांदनी आ रही थी। कमरा अंधेरा और शांत था। अरुण ने गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की। तभी आईने पर उसकी नजर पड़ी। आईने में वही अरुण खड़ा था, लेकिन चेहरा अलग। पुतलियां अब दिखाई ही नहीं दे रही थीं। दोनों आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे अनंत अंधेरे के दो गड्ढे। अरुण ने डर से अपना चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी और कठोर हो गई थीं। आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन अरुण के होंठ बिल्कुल स्थिर थे। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। कमरे में अचानक फुसफुसाहट बढ़ गई। कई आवाजें एक साथ चारों ओर से, अब वो तेरा नहीं रहा, अब वो मेरा है। अरुण की सांसें थमने लगीं। उसके काले पड़े आंखों वाले प्रतिबिंब ने हाथ उठाकर आईने के शीशे पर हथेली रख दी, और अरुण ने महसूस किया कि उसकी अपनी हथेली भी उसी पल खुद ब खुद उठ गई। दोनों हथेलियां आईने पर मिल गईं। ठंडी सिरहन उसकी नसों में दौड़ गई। आईने से वही औरत की परछाई झांकी और कमरे की हर दीवार से आवाज गूंज उठी, अब तू मेरा है, पूरी तरह से मेरा। कमरा अब सिर्फ अरुण का नहीं रहा था। उसकी आंखों की काली परछाई और दीवारों में छिपी सड़ांध पूरे मोहल्ले में खौफ फैला चुकी थी। पड़ोस की बुआ, जो अब तक केवल चेतावनी देती आई थी, पहली बार अरुण के कमरे के बाहर खड़ी होकर बुरी तरह कांप रही थी। सुबह से उन्होंने देखा था, अरुण बाहर नहीं निकला,
खिड़की के शीशे पर धुंधली हथेलियां बनी थीं, बार बार बदलती हुई, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी किसी औरत जैसी तो कभी किसी बूढ़े आदमी जैसी। बुआ ने उसी वक्त फैसला लिया। उन्होंने गली के कोने पर रहने वाले पंडित शंकरनाथ को बुलाया। पंडित उम्र में बड़े थे, चेहरे पर झुर्रियां, माथे पर गाढ़ा तिलक और हाथ में जपमाला। गली में लोग उन्हें मानते थे क्योंकि वे अक्सर झाड़ फूक और पूजा पाठ कर देते थे। बुआ, तुमने सही किया मुझे बुलाकर, पंडित ने गंभीर आवाज में कहा। इस कमरे से अजीब कंपन आ रहा है, जैसे कोई रो रहा हो या कोई हंस रहा हो। बुआ ने घबरा कर सिर हिलाया। पंडित जी, हमने बहुत देखा है। पहले जो लड़की यहाँ रहती थी उसका अचानक गायब हो जाना, फिर ये अरुण का हाल, अब ये कमरा किसी को छोड़ेगा नहीं। पंडित ने थैले से अपनी घंटी और पीतल की थाली निकाली। उनकी आंखों में डर की हल्की झलक थी, मगर आवाज मजबूत थी। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना होगा। बुआ ने कांपते हाथों से दरवाजे का कुंडा खोला। जैसे ही दरवाजा चरमरा कर खुला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला। हवा में बासी बदबू और नमी घुली हुई थी, मानो कमरे ने सांस ली हो। कमरे के बीचों बीच अरुण बैठा था, आंखें नीचे झुकी हुई, बाल अस्त व्यस्त, चेहरे पर सन्नाटा। पर सबसे डरावना था उसके चारों ओर बिखरे पड़े काले धागे, जो मानो सांपों की तरह रेंग रहे थे। बुआ ने डरकर पंडित के पीछे कदम बढ़ाए। पंडित ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोला, हे दुष्ट शक्तियों, तेरे बंधन को आज तोड़ूंगा। यह कमरा अब शुद्ध होगा। अरुण ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पल भर को चमकी, काली, गहरी और खाली। उसकी सूखी आवाज गूंजी, कोई नहीं बचाएगा, ये जगह मेरी है। बुआ के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उन्होंने पंडित की धोती कसकर पकड़ी। पंडित ने गहरी सांस ली और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। दीवारें धीरे धीरे सिसकारियां भरने लगी। अरुण स्थिर बैठा रहा, मगर उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। बुआ की आंखें डर से फटी रह गईं। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी भटके हुए इंसान के कमरे में नहीं, बल्कि सीधे किसी शमशान की छाया में खड़ी हैं। मंत्र शुरू होते ही कमरे की दीवार से खून रिसने लगा। पंडित ने अपनी जपमाला हाथ में कस ली और घुंघरू बजाते हुए मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम अपानाय विद्धि, ओम हनुमते नमः। शब्द धीरे धीरे कमरे की दीवारों में गूंजने लगे। हवा में अचानक बदलाव आया। हल्की ठंडी हवा ने अरुण के बालों को उड़ा दिया और काले धागे खुद ब खुद हिलने लगे। मंत्रोच्चार के पहले ही शब्दों में दीवारों से हल्की नमी निकलने लगी। धीरे धीरे नमी गाढ़ी होती गई और अचानक एक भयानक दृश्य उभर आया। दीवारों पर छोटे छोटे लाल धब्बे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वे धब्बे बढ़कर लकीरों में बदल गए। लकीरें सूखी नहीं थीं, बल्कि ताजा खून की तरह चमक रही थीं। पंडित ने सिर हिलाकर देखा, लेकिन मंत्रोच्चार जारी रखा। शांति कर, स्थिर कर, आघात को दूर कर। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण तेज किया, तो खून दीवारों से छलकने लगा, कभी एक लाइन में, कभी बूंद बूंद कर। धीरे धीरे पूरा कमरा लाल रंग में रंग गया। अरुण बैठा शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी और आंखों का काला गड्ढा और गहरा हो गया। कभी कभी वो अपनी उंगलियां हवा में हिलाता और खून की लकीरें उसकी उंगलियों की तरह बढ़ती दिखाई देती। बुआ कांप रही थी। पंडित जी, रुकिए, ये तो अजीब है। लेकिन पंडित ने ध्यान नहीं दिया। वो मंत्रोच्चार में मग्न थे। उनके हाथ लगातार हवा में लहराते रहे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सर्द हवा और उनकी खून से सनी परछाई में समा गई। और जब पंडित ने अगला मंत्र जपना शुरू किया, तो दीवार से खून एक तेज धारा की तरह बहने लगा। उस धारा में अरुण की परछाई झूमती हुई दिखाई दी। लाल धब्बे अब सिर्फ दीवार तक सीमित नहीं रहे थे, वे धीरे धीरे फर्श और तकियों तक फैलने लगे। काले धागों के बीच से धब्बे नाचते हुए अरुण के चारों ओर मंडराने लगे। पंडित ने जोर से घंटी बजाई। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।
लेकिन उनके शब्द कमरे में खो गए। खून की लकीरों ने उनके पांव छू लिए और हल्की सी ठंडक उनके हृदय में उतर गई। अरुण की आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और खून की लकीरें उसके चारों ओर घूमने लगीं। बुआ के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पंडित को पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन पंडित भी भयभीत हो गए। खून की धारा और औरत जैसी मुस्कान अरुण के चेहरे पर। यह दृश्य किसी भी सामान्य इंसान के लिए असहनीय था। अरुण अचानक हवा में उठा और हंसते हुए बोला, तू भी यहीं रहेगा। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों से बहता खून, फर्श पर फैले काले धागे और हवा में मंडराती ठंडी ठंडक सब मिलकर एक भयावह सन्नाटा बना रहे थे। पंडित मंत्र जप रहे थे, लेकिन उनकी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बुआ कांपते हुए पीछे खड़ी थी। अरुण अब बिस्तर पर नहीं था। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। शुरू में सिर्फ कुछ इंच ऊपर, फिर पूरा शरीर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पंखे की हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। काले धागे अपने आप झुलस रहे थे और खून की लकीरें हवा में तैर रही थीं। अरुण ने उठते ही हंसना शुरू किया, धीमा, डरावना और गूंजता हुआ। हंसी कमरे में जैसे समा गई, दीवारों के भीतर तक। बुआ की आंखें फैल गईं। पंडित के हाथ कांप रहे थे। मंत्र जपते हुए भी उनका मन डगमगा गया। अरुण पूरी तरह हवा में स्थिर हो गया। उसकी गहरी आवाज गूंजी, तू भी यहीं रहेगा। उस आवाज में अरुण का स्वर नहीं था। ये आवाज भारी थी, अजनबी थी, जैसे कमरे की हर परछाई ने एक साथ बोल दिया हो। बुआ ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज उनके गले में ही फंस गई। अरुण का शरीर धीरे धीरे हवा में घूमने लगा। पंडित ने जोर से घंटी बजाई, मंत्र और तेज किया, ओम अपायनाय विद्धि, ओम शांति। लेकिन अरुण सिर हिलाता रहा, हंसी रोकने का नाम ही नहीं लिया। उसने पलकें झपकाई और अचानक पंखे की हवा, खून की बूंदें और काले धागे सब उसकी ओर खिंचने लगे। बिस्तर के नीचे धागों की परछाई भी उठी और अरुण के चारों ओर मंडराने लगी। उसकी हंसी और आवाज अब दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तू भी यहीं रहेगा, तू भी यहीं रहेगा। पंडित अब भयभीत थे। उन्होंने मंत्रोच्चार तेज किया, लेकिन खून और धागों ने उनके हाथों को पकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। अरुण हवा में स्थिर था, चेहरे पर वही मुस्कान, ठंडी, डरावनी और अघोरी। बुआ की आंखें फैल गईं। कमरे में अब कोई सांस नहीं बची थी। सिर्फ अरुण की औरत जैसी हंसी और खून की सरसराहट गूंज रही थी। अरुण ने धीरे धीरे पांव नीचे लाकर फर्श को छुआ, लेकिन उसके कदम हल्के थे, जैसे वो जमीन को स्पर्श कर भी नहीं रहा हो। और इस बार उसका स्वर इतना गहरा था कि घर की दीवारें कांप उठी। कमरे का माहौल अब बिल्कुल असहनीय हो गया था। खून की लकीरें दीवारों से फर्श तक फैल गई थीं। काले धागे अरुण के चारों ओर लहराते हुए घूम रहे थे। अरुण अब पूरी तरह हवा में स्थिर था। उसकी हंसी कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। पंडित शंकरनाथ ने हाथ जोड़कर मंत्र तेज करना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज अब हकलाने लगी थी। हर मंत्र का शब्द जैसे हवा में गायब हो जाता और खून की लकीरें, धागे उनके चारों ओर घूमने लगे। ओम शांति, स्थिर स्थिर, पंडित ने जोर से कहा, लेकिन अचानक खून की लकीरें उनके पैरों के चारों ओर रेंगने लगीं। काले धागों ने उनकी धोती के किनारों को लपेट लिया। पंडित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन में जड़ हो गए हों।
अरुण ने धीरे से फर्श को छुआ। धागों और खून की सरसराहट अब उसके चारों ओर नृत्य करने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पंडित के कानों में जैसे आग लग गई। उनकी सांसें तेज, घुटन भरी, कांपती हुई। पंडित ने आंखें बंद की। होम अपायनाय विद्धि, होम शांति, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अरुण धीरे धीरे नीचे उतर आया और उनके करीब आया। काले धागे उसके चारों ओर चिपक गए, जैसे उसे हवा में पकड़कर खींच रहे हों। बुआ चिल्लाई, पंडित जी कुछ करो। लेकिन पंडित भी अपने डर में जड़ हो चुके थे। उनके हाथ कांप रहे थे और होठ हिल नहीं रहे थे। अरुण ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुस्कान ठंडी, डरावनी, जानलेवा। पंडित ने आखिरी बार अपने थैले में रखा पीतल का घंटा जोर से बजाया, लेकिन घंटी की ध्वनि भी अब कमरे में खो गई थी। अरुण ने धीरे से हाथ उठाया और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पंडित का होश उड़ गया। पंडित पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर देखने लगे, लेकिन खून की लकीरें और काले धागे अब उनके रास्ते को रोक रहे थे। कदम कदम पर ठंडी हवा और अंधेरे की परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। अचानक पंडित ने पूरा साहस जुटाया। उन्होंने जोर से चिल्लाया, भगवान की शरण में, और वो दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। अरुण हंसते हुए देख रहा था। उसकी हंसी इतनी गूंज रही थी कि दीवारें कांप रही थीं। पंडित ने घर छोड़ दिया और जैसे ही वो गली में पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा। अरुण अब खिड़की में खड़ा था। उसकी पूरी काली आंखें चमक रही थीं। बुआ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए पंडित का पीछा करने लगी, लेकिन पंडित ने उन्हें रोकते हुए कहा, मत देखो, मत जाओ, ये अब किसी के बस की बात नहीं। पंडित के भागते ही कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। काले धागे बिस्तर पर फैल गए। खून की लकीरें धीरे धीरे रुक गईं, लेकिन अरुण का स्वर, उसकी हंसी और आंखों की काली परछाई अभी भी कमरे में मंडरा रही थी। बुआ अपने पैर पीछे खींचकर दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर, आशंका और एक गहरी चेतावनी का भाव। अब इसे कोई नहीं रोक सकता, उन्होंने धीरे से कहा। और तभी खिड़की के शीशे पर हथेली का निशान धीरे धीरे दिखाई दिया। साफ, गहरी, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने वहां हाथ रखा हो। सी सुबह का सूरज मोहल्ले पर धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन मोहल्ला अब पहले जैसा शांत नहीं था। पंडित शंकरनाथ की रात भर की भागम भाग लोगों के कानों में गूंज रही थी। किसी ने यह भी सुना था कि अरुण के कमरे से अजीब हंसी और खून की सरसराहट रात भर आती रही। पड़ोस के लोग भयभीत थे, लेकिन किसी ने भी उस घर के करीब जाने का साहस नहीं किया। सुबह होते होते मोहल्ले के कुछ लोग पास के नाले की ओर इकट्ठा हो गए। कुछ बचे खुचे लोग जो रात भर जागते रहे, उनकी आंखों में डर और आशंका थी। तभी नाले में कुछ चमक उठा। लोग दौड़े और देखा पंडित की लाश पड़ी थी। चेहरा उतना ही भयभीत, उतना ही पीड़ा भरा जितना रात भर उसके भागने में था, लेकिन सबसे डरावना था उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उनमें डरावनी गहरी काली परछाई झलक रही थी। लाश के चारों ओर थोड़ी सी गीली मिट्टी और काले धागों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच कर लाई हो। लोग एक दूसरे की ओर देखकर कांप उठे। यह कैसे हुआ? एक पड़ोसी कांपते हुए बोला। पंडित, उसकी मौत और ये धागे, अरुण का घर। कोई शब्द पूरा नहीं कर पाया। बुआ धीरे धीरे पास जाकर खड़ी हुई। उनकी आंखों में डर, भय और एक गहरी चोट। उनकी आवाज कांप रही थी।
हाथ बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। पड़ोस के लोग नाले से हटकर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, लेकिन उनकी नजरें बार बार उसी घर की ओर जा रही थीं। अरुण का घर अब किसी सामान्य इंसान के लिए नहीं था। वहां की खिड़कियों पर हथेली के निशान, दीवारों पर खून की लकीरें और बिस्तर पर फैले काले धागे किसी भी इंसान को भीतर जाने नहीं देते थे। बुआ ने पीछे हटते हुए कहा, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। अब कोई भी नहीं जा सकता। ये अब अरुण का नहीं, किसी और की शक्ति का घर बन गया है। मोहल्ले में खौफ फैल गया। लोग धीरे धीरे अपनी अपनी जगहों पर लौट गए, लेकिन नाले में पंडित की लाश देखकर सबको एहसास हो गया कि जो शक्ति अरुण में बैठ गई है उसे अब कोई सामान्य उपाय रोक नहीं सकता। अरुण के कमरे में अभी भी खून की हल्की बूंदें और काले धागे बिखरे हुए थे। कमरे का वातावरण पहले से भी भारी और डरावना था, और बाहर की दुनिया अब जान चुकी थी। पंडित शंकरनाथ, जो एक अनुभवी पंडित था, वह भी इस शक्ति का शिकार हो गया। खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आने लगी, पर कमरे की ठंडी, गीली और डरावनी हवा को कोई भी सूरज मिटा नहीं सकता था। अरुण अब किसी भी इंसान की शक्ति से परे था। उसकी हंसी, उसकी काली आंखें और उसके चारों ओर फैले काले धागे सब बताते थे कि ये जगह अब किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए रहस्य और भय का घर बन चुकी है। पंडित के मरने के बाद लोग कहते थे, इसे तो कोई शमशान में रहने वाला अघोरी ही रोक सकता है। मोहल्ले में अभी भी डर का वातावरण था। पंडित शंकरनाथ की लाश नाले में मिलने के बाद सभी लोग चुपचाप अपने घरों में बैठ गए थे। किसी ने भी रात में खुलकर बाहर जाने का साहस नहीं किया। लेकिन अरुण का कमरा अब किसी भी इंसान के लिए डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। लोग धीरे धीरे मान गए थे, इस शक्ति को रोकना किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं। किसी ने कहा, इसे तो केवल वह अघोरी रोक सकता है जो शमशान में रहता हो, जो मृत्यु और आत्माओं से खेल सकता हो। तभी मोहल्ले के कुछ लोग पास के शमशान की ओर बढ़े। वहां एक अघोरी बाबा रहते थे। काले वस्त्र, गले में हड्डियों की माला और आंखों में गहरी जलती हुई ज्वाला। बाबा का नाम था भैरव अघोर। लोगों ने उन्हें धीरे से घर की पूरी कहानी बताई। खून, काले धागे, हवा में उड़ता अरुण और पंडित की मौत। भैरव अघोर ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये वही घर है जहां वह औरत गायब हुई थी। उसका शव कभी मिला ही नहीं, और अब उसका क्रोध इस लड़के में बैठ गया है। लोग डर के मारे एक कदम पीछे हट गए और बाबा से पूछने लगे, आप जानते हैं उस औरत को? बाबा ने कहा, नहीं, लेकिन मेरी मंत्र शक्ति यही सब कुछ उसके बारे में बता देगी। तुम सब अब जाओ, मैं रात को आऊंगा। तभी बाबा पंचमुखी हनुमान जी की तंत्र शक्ति से सब कुछ जान लेते हैं कि वो औरत कौन थी, क्या करती थी और कहाँ गायब हो गई थी। रात में ही बाबा वहां आ गए। सभी मोहल्ले के लोग भी आ पहुंचे थे। अघोरी बाबा ने अपने हाथ उठाए और कहा, मुझे घर में जाने दो, आज मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा। बाबा के साथ मोहल्ले के लोग चुपचाप घर की ओर बढ़े। कमरे में अब भी खून की हल्की सरसराहट और काले धागे थे। बाबा ने बीच कमरे में खड़े होकर धीरे धीरे पंचमुखी हनुमान जी का मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि कमरे की दीवारें कांपने लगीं। अरुण जमीन पर खड़ा था। उसकी आंखों का काला गड्ढा और गहरा हो गया था। काले धागे उसके चारों ओर झूल रहे थे। हवा में ठंडी, सहरन भरी धारा घुली हुई थी। भैरव बाबा ने धीरे धीरे कहा, आज मैं उस सत्य को सामने लाऊंगा जिसे कोई देख नहीं पाया। उस औरत की आत्मा
जो गायब हुई थी अब खुद को प्रकट करेगी। तभी बाबा उस आत्मा को काबू करने के लिए हनुमान जंजीरा का पाठ करने लगे। उन्होंने एक माला उठाई और अरुण की ओर फेंकी। माला सीधा अरुण के गले में जा पड़ी और उसी क्षण वह औरत उस हनुमान जंजीरा से पूरी तरह जकड़ गई। उसकी चीखें कमरे को चीरने लगीं। तभी बाबा ने एक नींबू से अरुण का उतारा किया और उस पर प्रेतराज का मंत्र पढ़कर उसे आग में जला दिया। अरुण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरुण बाबा को कुछ दक्षिणा देता है, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता है। तभी सभी मोहल्ले वाले और अरुण पूछते हैं, बाबा ये औरत थी कौन? बाबा धीरे से कहते हैं, ये माधवी की आत्मा थी जो यहीं थी, इसी घर में, इसी कमरे में। तभी मोहल्ले वाले पूछते हैं, बाबा अगर वो आत्मा बन गई थी तो उसकी लाश कहाँ गई? बाबा की आवाज़ गहरी हो जाती है, ये कोई आम औरत नहीं थी, ये काला जादू करती थी। और बाबा सब कुछ बताना शुरू करते हैं, ऐसी बातें जिनके बारे में मोहल्ले में किसी को कभी कुछ पता ही नहीं था। बाबा कहते हैं, ये औरत लोगों से पैसे लेकर किसी पर भी काला जादू करती थी, भूत प्रेतों की मदद से उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन एक दिन उसके सामने आई एक महिला, लक्ष्मीबाई, सच्ची शक्ति की धनी, माँ दुर्गा की भक्त। लक्ष्मीबाई के रिश्तेदार उससे बहुत नफरत करते थे। एक दिन उन्हीं रिश्तेदारों ने माधवी के पास जाकर लक्ष्मीबाई पर तंत्र करवाने की ठानी ताकि उस पर काला जादू करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन माँ चामुंडा देवी की शक्ति के कारण उस औरत का काला जादू उल्टा पड़ गया। क्रोध में आकर माँ चामुंडा देवी ने चेताया, बस अब बहुत हुआ, तेरा ये तंत्र अब और नहीं चलेगा। और उसी क्षण उस औरत पर उसका खुद का काला जादू फूट पड़ा। उसके भूत प्रेत और चुड़ैलें जो उसने अपनी शक्ति के लिए बुलाए थे उसी की लाश को निगल गए, उसका खून पूरा पी गए और उसकी लाश कभी नहीं मिली। इसलिए ये रहस्य हमेशा अंधेरे में छुपा रहा। कोई भी नहीं जान पाया कि उसके साथ असल में क्या हुआ। ये सब सुनकर अरुण और सभी मोहल्ले वाले दंग रह गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बाबा ने शांत स्वर में कहा, अब ये घर बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अरुण अब ये सब बातों पर यकीन करने लगा था। वो इतना डर चुका था कि उसने अपनी रेलवे की नौकरी की बदली हरियाणा के शहर अंबाला में करवा ली। फिर भी उसे ठीक होने में 1 सप्ताह लगा। और आज भी जब वो ये बात याद करता है उसके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना जो अरुण जी के साथ घटी थी? नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा आपके लिए कौन सा था। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई डरावना, अजीब या रहस्यमय अनुभव हुआ है तो आप हमें अपनी कहानी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, desighoststories@gmail.com। शायद अगली बार आपकी कहानी भी हम सब तक पहुँचे।